हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ MPS 001 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि जून 2026 में जो एग्ज़ाम लगने वाला ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने दिसंबर 2025 में जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसको सोल्व करवा दिया है, और देख लेना, उसका वीडियो अवेलेबल है इसी प्लेलिस्ट में जाके। और ये सेकंड वीडियो MPS 001 की राजनीतिक सिद्धांत की है ना। एक और सेट मैं बनाऊंगा इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। गेस्ट पेपर भी कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो, या सैम्पल पेपर, जो भी आपकी मर्जी। तो देखो, 100 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, 3 घंटा आपको मिलेगा। और आपकी किताब में 2 ब्लॉक है टोटल, और 29 चैप्टर है, 29 चैप्टर है। अगर किसी की हैबिट ऐसी बनी हुई है कि वो 25-30 मिनट का वीडियो देखता है, वो निकल जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम उसका। तो दोस्तों, आप खुद दिमाग लगाओ कि यार 29 चैप्टर है, आप इस किताब के जस्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो कम से कम 1.5 घंटे के आसपास का होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 15 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, और इतने ही सारे सवाल मैं आपके लिए सेट नंबर 2 में लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि दिल से पढ़ेंगे, और जो दिल से पढ़ने के लिए तैयार है, ईमानदारी के साथ में वो टिके रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना और ईयरफोन लगा के सुनना अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है या रिलेवेंस क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा बताइए। डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पूछा है। फिर तीसरा, इसी में छोटा सा एक सवाल है, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत यानी कि जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी थी, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करें या उल्लेख करें। देखो, नंबर लाने हैं खींच के, और वो कैसे आएंगे? अच्छा इंट्रो होना चाहिए, और मेन बॉडी है वो शानदार होनी चाहिए, और अंत में जो कंक्लूजन या निष्कर्ष होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और तभी आपके 20 में से 15 प्लस नंबर आ सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट में 75 नंबर से ऊपर लाने हैं 100 में से, तो आपको अच्छा इंट्रो, मेन बॉडी, जो क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वैसा ही लिखना है। इधर उधर की चीज़ नहीं लिखना है। कॉपी भरने से नंबर कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इसी तरह से आपको लिखना होगा। मैच्योर्ड आंसर दिखना चाहिए, और एग्जामिनर का जो रिक्वायरमेंट था वो आप फुलफिल कर दो, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, भले ही 6 पेज की जगह 3 पेज में लिखो, लेकिन शानदार होना चाहिए भाई कंटेंट के अंदर, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहला, यहाँ पर हम बात करेंगे भूमिका की। तो राजनीतिक जीवन केवल शासन, सरकार और राज्य तक सीमित नहीं है। ये केवल न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, सत्ता, वैधता यानी कि लेजिटिमेसी और लोक कल्याण जैसे मूल प्रश्नों से भी जुड़ा हुआ है राजनीतिक जीवन। जैसे कि आज हम भारत में लोकतांत्रिक पद्धति के तहत जी रहे हैं, डेमोक्रेसी रिजाइम है, यहाँ पर सभी को समान अधिकार हैं, कर्तव्य हैं सबके, न्याय सभी को मिलता है। ठीक है, और इन प्रश्नों को समझने, परखने और उनके लिए उचित मानदंड विकसित करने का जो कार्य है वो राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। यानी कि हम तरह तरह के जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, जैसे कि उदारवाद से, मार्क्सवाद से, नारीवाद से, है ना, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ये जो सिद्धांत होते हैं ना, वो इसलिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति की व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन करने वाली बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बताया गया है कि शास्त्रीय परंपरा में राजनीति को नैतिकता, सद्गुण और उत्तम जीवन से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर के जो सिद्धांत आते हैं ना दोस्तों, क्यों आते हैं? यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद आया, संरचनावाद आया, है ना, औपनिवेशिकवाद आया। इन सिद्धांतों का मतलब क्या है आने का? क्योंकि इंसान की जो लाइफ है ना वो अच्छी होनी चाहिए, कम से कम प्रॉब्लम वो फेस करे, और राज्य ज़्यादा से ज़्यादा उसको अधिकार देने की कोशिश करे। इसीलिए ये सिद्धांत, ये पॉलिटिकल थ्योरी लाई जाती है। इनका ये उद्देश्य होता है कि इंसान की लाइफ क्वालिटी की हो। ठीक है, उसको राइट्स मिले, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। ठीक है, अच्छे से जीवन जिए वो। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या भाई? राजनीतिक जीवन संस्थाओं और विचारों और मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है। ये केवल ये नहीं बताता कि राज्य, सरकार और सत्ता, कानून या नागरिकता क्या है। जो राजनीतिक आपका पॉलिटिकल लाइफ है, जैसे कि भारत में अपने एक पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जी रहे हैं, तो इसमें हम ये नहीं कि भाई कौन से राज्य, यानी राज्य का मतलब यहाँ पे एक देश से है भाई, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड से नहीं है।
तो राजनीतिक जीवन हमें सरकार, सत्ता, कानून या नागरिकता क्या है ये तो बताता ही है, बल्कि ये भी पूछता है कि वे कैसे होना चाहिए, है ना। हमारी नागरिकता से संबंधित जितने भी सवाल है वो हल होने चाहिए, हमें किस तरह के कानून मिलने चाहिए। और इस तरह राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य, मूल्य क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आपकी विचारधारा के, ये सब मूल्य है। फैक्ट क्या है, जैसे कि आप पिछले 10 सालों से इस पार्टी को वोट देते आ रहे हो, ये एक फैक्ट है। तो इन दोनों का समन्वय होता है, एक और राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करता है, दूसरी और न्यायपूर्ण, ये जो सिद्धांत होते हैं ना वो न्यायपूर्ण और आदर्श व्यवस्था के मानक को प्रस्तुत करता है। जैसे कि अरस्तु और प्लेटो के टाइम पे उन्होंने एक आदर्श, एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का बौद्धिक मानचित्र है, जो कि हमें राजनीतिक घटनाओं को समझने, उनका मूल्यांकन करने की क्षमता देते हैं, क्या उसके अंदर कमियां होती है वो सब बताते हैं हमें सिद्धांत। अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन आपने लिख दिया है, इतना ही लिखना था। आगे इसका महत्व बता दो भाई, फालतू का कुछ लिखना नहीं है यार, क्योंकि उतना ही लिखो जितना पूछा गया। कई लोग क्या करते हैं कि भाई 700 800 वर्ड लिख देते हैं और लिमिट है 500 वर्ड्स की, अरे 550 लिख दो, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन लिखो सटीक प्रिसाइज वे में लिखो। क्या इंपॉर्टेंस है इन सिद्धांतों का, ये राजनीतिक अवधारणा को स्पष्ट करता है। अवधारणा यानी कि सामान्य विचारों को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार और लोकतंत्र जैसे शब्दों का सही अर्थ जाने बिना राजनीति गंभीर समझ नहीं होती। यानी कि अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छे से समझनी है तो आपको फ्रीडम यानी लिबर्टी, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र जैसे शब्दों का बहुत गहरे अर्थ में मायना पता रहना चाहिए। दूसरा, और ये राजनीतिक संस्था और प्रक्रियाओं को मूल्यांकन करने की कसौटी देता है। हम जान पाते हैं कि किस तरह हमारी संसद है वो अच्छी तरह से काम करती है, और जो प्रक्रियाएं होती है शासन को आगे चलाने के लिए उनको भी जान सकते हैं अपन। हम किसी शासन को अच्छा या बुरा, न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण, लोकहितकारी और दमनकारी तभी कह सकते हैं जब हमारे पास में सिद्धांतगत आधार हो। तीसरा, यह नागरिकों में आलोचनात्मक चेतना विकसित करता है, यानी कि आप किसी भी शासन व्यवस्था की, किसी भी एक सिद्धांत के, किसी भी एक पॉलिटिकल थ्योरी के आधार पर उस शासन व्यवस्था की, उस रिजाइम की आप क्या कर सकते हो, क्रिटिसिज्म कर सकते हो। यानी कि कुछ अच्छे पॉइंट, कुछ बुरे पॉइंट आप बता सकते हो सिद्धांतों की सहायता से। यही इसका महत्व है, जिसे वे अंधानुकरण के बजाय तर्क और विवेक से राजनीति को देखें। चौथा, राजनीति सिद्धांत अतीत यानी कि बीते हुए कल, पास्ट में, और वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है और हमें बताता है कि राजनीतिक विचार कैसे विकसित हुए। अब देखो, एक जमाना था जहां पर युद्धों की, शक्ति की, संप्रभुता की, ताकत की बड़ी बात चलती थी। उस टाइम पे यथार्थवाद आया था, रियलिज्म, क्योंकि उस टाइम की ये आवश्यकता थी, है ना। तो हमें बताते हैं कि राजनीतिक विचार कैसे विकसित हो और आज उनकी क्या प्रासंगिकता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत केवल अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि ये केवल एकेडमिक लेवल पे आप पॉलिटिकल थ्योरी को अप्लाई नहीं करके देख सकते, बल्कि आप सार्वजनिक जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान भी है। आज के टाइम पे जो कमज़ोर देश होगा, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जिसके पास में वेपन्स कम है, मॉडर्न वेपन्स यानी कि आधुनिक हथियारों की कमी है, जिसके पास सेना है वो भी कमज़ोर है, इकोनॉमी कमज़ोर है, दोस्तों गारंटी है कि उसको कोई बड़ा देश कुचल के आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई निशान दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हर देश हथियार खरीदना चाहता है, ताकत बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमिक वे में आगे बढ़ना चाहता है और मिलिट्री पावर भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया है वो आदर्श पे नहीं चलती, वो चलते यथार्थ पे। यही यथार्थवाद सिद्धांत भाई, है ना। तो यथार्थ, इसको जीवन में भी तो अप्लाई करके देखते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं ना, कोई भी फ़ायदा उठा के चला जाता है, लेकिन जब ताकतवर होते हैं, शक्ति के पीछे भागते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, तब हम अपने जीवन को एक अच्छे वे में आगे बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड, इसमें पूछा गया था आपसे शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। पहला दोस्तों, दार्शनिक और मानक प्रधान स्वरूप। इसमें राजनीति का अध्ययन केवल यथार्थ के रूप में नहीं बल्कि आदर्श के रूप में किया जाता है। प्लेटो और अरस्तु जैसे चिंतकों ने यह जानने का प्रयास किया था कि श्रेष्ठ राज्य कौन सा है और उत्तम जीवन कैसे संभव है। जो पुराने टाइम के जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल, दार्शनिक होते थे और सोचते थे कि क्या अच्छा राज्य होना चाहिए, कितने अधिकार हैं वो इंसान को मिले। दूसरी विशेषता ये होती है पुराने सिद्धांतों की, इसमें राजनीति और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध माना जाता है। शास्त्रीय चिंतकों के लिए राज्य का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं बल्कि नागरिकों के नैतिक और सद्गुणपूर्ण जीवन की व्यवस्था भी करना है। यानी कि उनको अच्छे बुरे का भी तो ज्ञान दो, है ना। अच्छे गुण अगर नागरिकों के अंदर होंगे तो देशभक्ति की भावना जगेगी, अपने लाइफ क्वालिटी की वैसे ही जी लेंगे। तीसरी विशेषता समग्र दृष्टि, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब
उनका जो देखने का नज़रिया ऐसा कर दो ना कि व्यक्ति को समझ में आए कि राज्य, समाज और नैतिक जीवन किस तरह से चलते हैं, अलग अलग नहीं है बल्कि एक समेकित रूप में देखा जाना चाहिए इसको, एक रूप में। चौथी विशेषता ये है शास्त्रीय सिद्धांतों की कि शास्त्रीय परंपरा व्यवस्था, संतुलन, सामंजस्य और स्थिरता पर बल देता है। ये मतलब एग्रेसिव आक्रामकता पे बल नहीं देता कि उस देश पे बम फोड़ के आ जाओ। ये सिर्फ चाहता है कि इंसान की लाइफ है ना वो उसमें पीस हो, सुकून हो और अच्छे से वो जिए। पांचवी विशेषता इनका इतिहास और अनुभव से जुड़ा हुआ है, यद्यपि इसका केंद्र विज्ञान, इसका जो केंद्र है वो विज्ञान की अपेक्षा दर्शन अधिकता, यानी कि बहुत साइंटिफिक बातें नहीं करते पुराने सिद्धांत, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल नेचर के होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रीय सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अलग दिखाई देते हैं। तो निष्कर्ष आपको लिखना है दोस्तों, है ना, बहुत अच्छा शानदार होना चाहिए। राजनीति सिद्धांत राजनीति का आत्मबोध है, यानी कि अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छे डीप लेवल में सीखना है, उसको महसूस करना है राजनीति को, तो आपको राजनीति सिद्धांतों का पता रहना चाहिए। यह हमें बताता है कि राजनीतिक संस्थाएं क्या हैं, क्यों हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए। इसका महत्व इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि राजनीति को मात्र सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की खोज के रूप में देखता है। शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत ने राजनीति को नैतिकता से भी जोड़ा, आदर्श राज्य से, सद्गुणों से, व्यवस्था से, सामंजस्य से जोड़ा, और यही उनकी स्थायी देन है पुराने सिद्धांतों की। क्लासिकल जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, उन्होंने नैतिकता बताया, इंसान कैसे जिए, अच्छा बुरा क्या है उसके लिए। शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत राजनीति को उत्तम जीवन की खोज के रूप में समझने का सर्वाधिक प्रभावशाली प्रयास था। आगे चलते ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे लिखना आपको। तो वैसे तो आप दिसंबर वाला पेपर देखना, उसमें कितने छोटे छोटे सवाल थे भाई, जैसे स्वायत्तता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे बच्चे टाइप के। अगर आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये मॉडरेट लेवल का, यानी कि इसके अंदर कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए। लोकतंत्र के विभिन्न संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट तथा इसके प्रकारों को बताइए। देखो लोकतंत्र के बारे में कोई भी लिख सकता है, लेकिन नंबर लाने हैं 15+, तो कुछ ऐसा लिखना होगा। भूमिका लिखो सबसे पहले, यहाँ पे आप एग्जामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर कर सकते हो, पढ़ेगा ही नहीं, मेन कंटेंट पढ़ेगा नहीं अगर भूमिका उसको अच्छा मिला तो, क्योंकि उसको पता है दम आंसर में क्वालिटी है। लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है बल्कि एक मूल्य व्यवस्था भी है। इसका मूल भाव है जनता की सत्ता, जनता की भागीदारी और जनता के हित में शासन करना। जनता को जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, अगर पूरा करता है तो ये लोकतंत्र उसी का नाम है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था, सिस्टम बनाना जिसमें जो सिटीजन है, नागरिक के लोग हैं, उनको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, उनको पीछे ना रखा है, उत्तरदायित्व और विचार विमर्श का महत्व मिले। हर इंसान के अपने विचार होते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, मजदूर हो, उनके भी कुछ विचार, उनको महत्व देना चाहिए। लोकतंत्र को एक विकसित होती संकल्पना माना गया है जिसमें प्रतिनिधिक, सहभागी, विचार विमर्शनात्मक, सामाजिक और विश्व नागरिक लोकतंत्र जैसे रूप है। इसके टाइप बताने हैं ना, तो ये टाइप है, डेमोक्रेसी के टाइप है। जैसे कि पहला प्रतिनिधिक या रिप्रेजेंटेटिव टाइप देखेंगे। तो देखो लोकतंत्र की सामान्य संकल्पना, कॉन्सेप्ट देख लो। लोकतंत्र में अंतिम वैधता जनता से आती है, यानी कि जनता कुछ कैंडिडेट को मतलब राइट देती है कि आप शासन कर सकते हो हमारे ऊपर। प्राचीन यूनान में इसका प्रारंभिक रूप दिखता है, पर आधुनिक युग में आज के टाइम यह अधिक व्यापक, संस्थागत और अधिकार आधारित रूप में विकसित हुआ। आधुनिक लोकतंत्र का लक्ष्य केवल शासन बनाना नहीं बल्कि नागरिक गरिमा और जन सहमति पर आधारित राज्य की स्थापना करना। की हमने जैसे कि सांसद चुनना है, विधायक चुनना है, तो हमारी सहमति होगी उसमें, है ना, और नागरिकों की रिस्पेक्ट की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट डाल के आगे कोई पूछ ही नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं। प्रतिनिधिक लोकतंत्र ये पहला टाइप होगा भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये आधुनिक समय का सबसे प्रचलित रूप है। इसमें जनता सीधे शासन नहीं करती बल्कि अपनी प्रतिनिधि चुनती है जो संसद, विधानसभा और सरकार के माध्यम से निर्णय लेते हैं। जैसे भारत में बड़े और जटिल राज्य राष्ट्रों में यह व्यवस्था व्यवहारिक मानी जाती है, जहाँ पे अनेक धर्म के लोग, अनेक नस्ल, विचारधाराओं के लोग रहते हैं, वहाँ पे प्रतिनिधिक लोकतंत्र होता है। पर इसकी आलोचना की जाती है कि चुनाव के बाद जनता की भूमिका सीमित हो जाती है। जैसे कि भारत में कोई पूछता ही नहीं, काफ़ी जगह पे विधायक, सांसद है, इनको मतलब नहीं रहता। और प्रतिनिधि जो कैंडिडेट होते हैं, जो हमने चुन के भेजे होते हैं विधायिका में, वो कभी कभी जनता से दूर हो जाते हैं। दूसरा है सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। इसमें नागरिकों की भूमिका केवल मतदान देने तक, वोट देने तक सीमित नहीं रहती, वे तो नीति निर्माण में भी आगे आते हैं, पॉलिसी मेकिंग में। स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, नगर निगम है, ये आपके लोकल बॉडीज़ कहलाते हैं। जन सुनवाई, ग्राम सभा, सामाजिक आंदोलनों और सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक जीवंत
मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि यार लोकतंत्र है इस देश में, उत्तरदायी और जन केंद्रित बनाना है। यह मानता है कि जितनी अधिक जनता की भागीदारी होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। यानी कि समाज का प्रत्येक वर्ग उसको पार्टिसिपेट करने का मौका तो दिया जाए, यही है सहभागी लोकतंत्र। आगे है विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं इसको। इस रूप में केवल संख्या बल या बहुमत को पर्याप्त नहीं माना जाता कि बस मेजोरिटी लेके आ गए और काम हो गया, बल्कि तर्क लोगों के डिबेट की जाती है, लोगों के बीच में बैठ करके चर्चा होती है, सार्वजनिक कारण को महत्व दिया जाता है, अर्थात निर्णय सोच समझकर विभिन्न मतों को सुनकर और सहमति बनाने की प्रक्रिया से लिए जाते हैं। कोई भी कानून हो जनता से पूछा जाता है। यह लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाता है और जल्दबाजी वाले निर्णयों को रोकता है, क्योंकि जनता की सहमति होगी, जनता विचार विमर्श करेगी अपने नेता के साथ में, भाई ये कानून ठीक है नहीं है, क्या कमी है, क्या कर सकते हैं। तो ये बढ़िया लोकतंत्र का एक रूप है। आगे है चौथा सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी। सामाजिक लोकतंत्र का जोर केवल राजनीतिक अधिकारों पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता पर भी है। यदि समाज में अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव और असमानता हो तो केवल मतदान का अधिकार वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य की वकालत करता है। यानी कि ये सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी मानता है कि भाई समाज के अंदर हमने वोट तो दे दिया, गरीबी तो दूर करो, बेरोजगारी, भेदभाव और असमानता दूर करो, ये होता सामाजिक लोकतंत्र। विश्व नागरिक लोकतंत्र, ये क्या भाई कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी भी कहते हैं। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, जिसमें पूंजी, ज्ञान, तकनीक इन सब का आदान प्रदान होता है मुक्त रूप से। ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है डियर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसको वैश्विक तापन भी कहते हो आप। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव अधिकार युद्ध चल ही रहे दोस्तों, रसिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इजराइल, अमेरिका, ईरान, ये पश्चिम एशिया में घमासान चल ही रहा है, प्रवासन, माइग्रेट कर रहे हैं लोग, अपने देशों को छोड़ के जा रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा यार, है ना। बहुत सारी समस्या है कि युद्ध हो जाते हैं, जैसे कि यूक्रेन के लोग पोलैंड में, जर्मनी यहाँ चले गए, जिसके पास पैसा था वो लंदन चला गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, यानी कि एक राज्य है ना, एक सरकार है, वो आज कंट्रोल नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा अपने नागरिकों पर। इसलिए विश्व नागरिक लोकतंत्र विचार देता है कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व हो, रिस्पॉन्सिबल हो, सरकारों अपनी जिम्मेदारी लें और भागीदारी को वैश्विक स्तर तक विस्तार किया जाए। यानी कि जैसे आप और मैं हैं, आप और हम हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय लिए जाते हैं ना, आप और मेरी भी उसमें योगदान हो, हमारे भी विचार सुने जाएं वहाँ पर। तो ग्लोबल लेवल तक आपके विचार ले जाना, इस प्रकार की जो भागीदारी है वो विश्व नागरिक लोकतंत्र मिलती है। इसका उद्देश्य वैश्विक संस्थाओं को अधिक जवाब दे, जैसे कि WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन इंस्टीट्यूशन को जवाब दे, अकाउंटेबल और मानव केंद्रित बनाना, यानी कि इंसान का भला हो कुल मिलाकर के, उसकी प्रॉब्लम्स दूर की जाए। निष्कर्ष लिख सकते हैं माय डियर, लोकतंत्र एक बहुआयामी संकल्पना, यानी कि बहुत सारे पक्ष, बहुत सारी बातें आप कर सकते हो, इसके अंदर एक विचार है लोकतंत्र। प्रातिनिधिक लोकतंत्र उसकी आधारभूत संरचना देता है, सहभागी लोकतंत्र उसे सक्रिय बनाता है, विचार विमर्शनात्मक लोकतंत्र उसे विवेकपूर्ण बनाता है, सामाजिक लोकतंत्र उसे न्यायपूर्ण बनाता है और विश्व नागरिक लोकतंत्र उसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य देता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य का मतलब है ग्लोबल लेवल तक उसको विचार को पहुंचाता है। इसलिए सच्चा लोकतंत्र वही है जो जनसत्ता के साथ जन भागीदारी, सामाजिक न्याय और उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करे। यही आधुनिक लोकतंत्र की सबसे सार्थक समझ है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकारों से आप क्या समझते हैं? अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों को भी बताइए। देखो, अधिकार आप जानते हैं कि यार, अधिकार का मतलब उन वैध दावों, यानी कि जैसे कि समानता का अधिकार है तो हम दावा कर सकते हैं, ये हमारे लेजिटिमेट दावे हैं, स्वतंत्रताओं और सुविधाओं से है जिनके बिना मनुष्य का जो व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं होगा और सामाजिक जीवन को संभव नहीं होता। तो राजनीतिक सिद्धांत में अधिकार का मतलब क्या? उन वैधताओं, स्वतंत्रताओं, सुविधाओं से जिनके बिना मनुष्य का व्यक्तित्व विकास, गरिमा और सामाजिक जीवन संभव नहीं होता। अधिकार व्यक्ति को केवल कुछ करने की छूट नहीं देते बल्कि राज्य और समाज पर भी दायित्व डालते हैं कि वे उन अधिकारों की रक्षा करें। अधिकार का मतलब आप बता दो अच्छे से, आप ये तो भूमिका लिखी थी। अधिकार वे आवश्यक स्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति का नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। अधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, अपनी बात रखने, विश्वास रखने, संगठन बनाने, शिक्षा पाने और न्याय पाने का आधार देते हैं। इसलिए अधिकार केवल व्यक्तिगत दावे नहीं है बल्कि समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव भी बनाते हैं। अधिकार आपके पास में वो रिस्पेक्ट के साथ जी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं दूसरों पर, सरकारों पर, संगठन बना सकते हैं। ये आपके अधिकार का
मतलब है कि एक प्रकार की स्थिति में जिसमें ये सब आप काम कर सकते हैं। बहुत तरह के यार इसमें पॉलिटिकल थ्योरी हैं, जैसे कि नेचुरल राइट का एक थ्योरी है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। तरह तरह के अधिकार के सिद्धांत। तो पहला है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, ये राज्य की देन नहीं होती, जैसे उसको कोई मार नहीं सकता ना, जीने का अधिकार ये सब, बल्कि मानव स्वभाव से उत्पन्न माने जाते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार इस श्रेणी में रखे गए। इस दृष्टिकोण का महत्व यह है कि राज्य से भी ऊपर भी मनुष्य की गरिमा को मान्यता देता है कि सबसे पहले तो इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत है वो होनी चाहिए, राज्य बाद में आएगा। पर इसकी आलोचना है कि प्राकृतिक क्या है, मतलब कौन से अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं नहीं होते, वो सब इसकी आलोचना की जाती है इस आधार पर, और ये सभी के लिए समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है। आगे है लीगल राइट का थ्योरी, है ना, विधिक अधिकार का सिद्धांत। इस मत के अनुसार अधिकार वही है जिन्हें कानून मान्यता संरक्षण देता है, अर्थात अधिकारों का वास्तविक अस्तित्व राज्य और विधि यानी कि कानून व्यवस्था से जुड़ा है। यानी कि सरकार जिस तरह से कानून बनाएगी वैसे ही आपको अधिकार मिलेंगे। इस सिद्धांत की विशेषता है कि यह अधिकार को स्पष्ट, व्यवहारिक और लागू करने योग्य बनाता है। यानी कि आप घर से कितने बजे निकलेंगे, आप बाज़ार में किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, किस तरह के संगठन बना सकते हैं, विधिक अधिकार इस तरह से दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा अपने नागरिकों को। लेकिन इसकी सीमा, लिमिटेशन या कमजोरी कह लो कि यह है कि यदि राज्य अन्यायी हो, है ना, बहुत अत्याचार करता हो, दमनकारी हो, एक्सप्लॉइट करता हो अपने सिटीजन्स को, तो वह कई आवश्यक अधिकारों की मान्यता ही नहीं देगा। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है भाई? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत कि अधिकार एकदम से पैदा नहीं होते, बल्कि वे समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और ऐतिहासिक विकास से बनते हैं। जो दावे लंबे समय तक समाज द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, वे धीरे धीरे अधिकारों का रूप ले लेते हैं। इस दृष्टि से अधिकार समाज की जीवित परंपरा से जुड़े होते हैं, परंतु इसकी कमजोरी यह है कि केवल परंपरा के आधार पर कई अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं भी उचित ठहराई जा सकती है। यानी कि जैसे समाज में अपन जीते आ रहे परंपरा, दादा परदासों से जो अधिकार मिले हैं उनको ऐतिहासिक सिद्धांत कह देंगे, लेकिन वो उचित अनुचित दोनों तरह के हो सकते हैं। चौथा है सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक हित सुनिश्चित करना है। यानी कि 100 लोग है, जैसे कि 95 लोग का भला हो जाए, 5 के साथ अन्याय भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वह अधिकार अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो समाज के समग्र कल्याण, शांति और उपयोगिता को बढ़ाए। यह दृष्टिकोण कल्याणकारी राज्य की सोच से जुड़ता है, किंतु इसकी आलोचना यह है कि कभी कभी बहुसंख्यक हित के नाम पर, कि मतलब जैसे कि 100 में से 95 लोग हैं एक ही जाति के, 5 अलग जाति के, तो 95 को आधार बनाकर 5 का शोषण किया जा सकता है, जिसमें अल्पसंख्यक के अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं कई बार, अब बहुसंख्यक हितों के नाम पर, कल्याण के नाम पर। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या? मार्क्सवादी विचार के अनुसार अधिकारों को समाज की आर्थिक संरचना, मार्क्सवादी विचार के अनुसार अधिकारों को समाज की आर्थिक संरचना और वर्ग संबंधों के से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी कि समाज में किसके पास में उत्पादन के साधन है, जैसे कि खेत किसके पास में है, फैक्ट्रियाँ, उद्योग किसके पास में है, ये आपके उत्पादन के साधन होते हैं। किन का इस पर अधिकार है और किन लोगों को यहाँ पे काम करवाया जाता है एज ए मजदूर। पूंजीवादी समाज में अधिकार देखने में समान लगते हैं, जैसे कि जो अमेरिका है और भी पूंजीवादी देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, पर वास्तव में प्राय संपन्न वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर अगर मान लो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति भी बनाई जाएगी, वो सिर्फ अमीरों के लिए, कैपिटलिस्ट एलाइट क्लास के लोगों के लिए बनाई जाएगी। इसलिए वास्तव अधिकार तभी संभव है जब शोषण, वर्ग असमानता, आर्थिक अन्याय समाप्त। तो इस सिद्धांत ने अधिकारों को सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़कर देखने की प्रेरणा दी थी। यानी कि आपके जो अधिकार है ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि भाई समाज में आपको सामाजिक न्याय मिले, और जब व्यापार वगैरह करें तो भी न्याय मिले, इस तरह से अधिकार होने चाहिए। निष्कर्ष कह सकते हो अधिकार मानव गरिमा और व्यक्तित्व विकास की अनिवार्य शर्त है। यानी कि अधिकार आपके पास में तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। अब बता दो भाई, प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों की जन्म जातता बताता है, यानी कि जन्म से ही कुछ अधिकार लेके आए हो, जैसे संपत्ति का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। विधिक सिद्धांत उसकी कानूनी मान्यता पे बल देते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत उनके विकास क्रम को समझाता है। सामाजिक कल्याण सिद्धांत जनहित को महत्व देता है, और मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए एक संतुलित दृष्टि यही है कि अधिकारों को मानवीय गरिमा, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक न्याय तीनों से जोड़कर समझा जाना चाहिए। यानी कि अधिकार है ना, वो आपकी मानवीय गरिमा बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत, सेल्फ स्टीम, कानूनी सुरक्षा भी देंगे और सामाजिक न्याय भी देंगे। अच्छे अधिकार
क्वेश्चन नंबर 4, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो दोस्त इसी वीडियो 3-4 बार देखो, तब भी दिक्कत ना मिटे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे अपने क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है? इतना कर सकता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता से आपका क्या तात्पर्य? नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण से ही चर्चा कीजिए। देखो, लिबर्टी के बारे में बताना कि भाई लिबर्टी क्या होती है। नेगेटिव लिबर्टी भी होती है, पॉजिटिव लिबर्टी भी होती है, डिफरेंस बताना है। अब ये आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूँ आपको, है ना, कि ये पीडीएफ आप प्रिंट करा के भी आराम से पढ़ सकते हो, तसल्ली से, है ना, इत्मीनान से पढ़ सकते हो। पीडीएफ कहाँ से ले सकते हो आप? बाई कर सकते हो ये पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप अपना ऑबिट स्टडी, वहाँ पर एडमिन को मैसेज भेज के ये पीडीएफ आप बाई कर सकते हो, ठीक है? और फिर इसको प्रिंट आउट करा के पढ़ते रहना। ऐसे ही आप सेट नंबर 2 का भी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है? तो चलो एक अच्छा भूमिका लिखने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता होता क्या है। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास को विचार व्यक्त करने, यानी कि हमारे ओपिनियंस, हमारे थॉट जो आ रहे हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब भाई अगर दबे हुए होंगे तो हमें विचार प्रकट करने का वो इन मौका ही नहीं देगा कोई। और स्वतंत्र है, लिबर्टी है हमारे पास में, तो हम विचार हमारे खुल के रख सकते हैं समाज के सामने। जीवन शैली चुनने, आप किसी लाइफ स्टाइल में रहना पसंद करेंगे, किसी धर्म को मानेंगे, चेंज करेंगे, नहीं मानेंगे, ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है? निर्णय लेने की ऐसी स्थिति मिलना जिसमें वह अनावश्यक बंधनों से मुक्त हो, यानी कि परिवार के, समाज के, राज्य के, कानून के, तरह तरह के जो बंधन होते हैं जो मनुष्य को बांध देते हैं ना, अपना डेवलपमेंट कर नहीं पाता। अगर इंसान इन बंधनों से मुक्त, तो वहाँ पे कहेंगे वो उसके पास लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना नहीं है। ये नहीं कि रात के 2 बजे आपने गाड़ी निकाली, अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो, और बहुत तेज़ दौड़ा रहे हो, फुटपाथ पे लोग सो रहे हो, उनके ऊपर चढ़ा दिया, मर गए लोग, और आपसे पूछा कि भाई तुम 2 बजे क्यों निकले? फिर आपने कह दिया भाई मेरे पास तो स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता खराब होगी मनमानी तरीके से ना भाई। स्वतंत्रता को एक ऐसी अवस्था माना गया है जिसमें व्यक्ति पर अनुचित नियंत्रण ना हो, यानी कि गलत तरीके से नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और साथ ही उसके विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति भी उपलब्ध हो। यानी कि जैसे कि अपन संगठन बनाते हैं, जैसे कि हम सभा में कुछ बोलते हैं, तो हमारा क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, तो हमें इस तरह की तो स्वतंत्रता राज्य को देना चाहिए, और भारत में तो है। इसी कारण स्वतंत्रता को प्राय नकारात्मक और सकारात्मक रूप में समझा जाता है। अब वही अपन समझेंगे कि भाई नकारात्मक और सकारात्मक क्या है। ये स्वतंत्रता मतलब आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, जो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, है ना। देखो, व्यक्ति अपने जीवन के बारे में उचित निर्णय ले सके। स्वतंत्रता का मतलब ये लिबर्टी का, कि अपने डिसीजन खुद ले सके, चाहे कैरियर से रिलेटेड, चाहे पार्टनर को सेलेक्ट करने की बात आए, चाहे घर बदलने की बात आए, चाहे पार्टी बदलने की बात आए, अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और दूसरों के अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त रह सके। तरह तरह के जो दबाव आते हैं उनसे वो दूर रहे। इसलिए स्वतंत्रता का संबंध केवल बंधन के अभाव से नहीं है, बल्कि उचित अवसरों की उपलब्धता से भी है। यानी कि आपके पैरों में कोई बेड़िया तो नहीं है, लेकिन मान लो अवसर नहीं है ना आपके पास आगे बढ़ने की, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो भी आप स्वतंत्र नहीं हो। तो असली स्वतंत्रता क्या है? एक तो बंधन नहीं होंगे, कोई बांधेगा नहीं नियमों में हमें, और साथ में हमें आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता के 2 रूप है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। पहला पढ़ते हैं, नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब बाहरी हस्तक्षेप का अभाव, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सरल शब्दों में व्यक्ति को यह छूट हो कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके, मतलब व्यापार कर सके, लाखों करोड़ों अरबों छाप सके, कभी भी गाड़ी से निकल जाओ, बशर्ते दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। नकारात्मक स्वतंत्रता में ध्यान रखना है कि इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, राज्य कोई नियम कानून नहीं बनाता, लेकिन बात इतना ध्यान में रखना कि भाई दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ये नहीं कि रात के 1 बजे डीजे बजा रहे हो आप तेज़ आवाज़ में, आपका बर्थडे है, ठीक है, या आपका फ्रेंड का बर्थडे है, ये आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता में आप क्या कर रहे हो? नुकसान पहुंचा रहे हो दूसरों को। ज़रूरी थोड़ी है आपकी खुशी में सारे लोग शामिल हो, कुछ लोग पेशेंट भी तो हो सकते हैं आपके मोहल्ले के अंदर, कुछ लोग पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम होगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब बाहरी हस्तक्षेप का अभाव है। व्यक्ति को ये छूट हो कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके, बशर्ते शर्त यह है कि दूसरों को नुकसान न पहुंचे। इस दृष्टिकोण में मुख्य प्रश्न है, मुझ पर कौन कौन से प्रतिबंध है? एक इंसान पूछता है, चलो ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप का तो अभाव है, लेकिन प्रतिबंध कौन कौन से हैं? प्रारंभिक उदारवादी विचारकों ने इसी स्वतंत्रता पे बल दिया। इस दृष्टि से स्वतंत्रता मतलब है किससे? मुक्ति।
मतलब भाई बता तो रहे आपके बंधन नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रतिबंध होगा, और कोई है तो मुझे बताओ। इस ये होते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। उदाहरण देखो आप, यदि किसी नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने, पुस्तक पढ़ने, किसी संगठन से जुड़ने, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, और राज्य अनावश्यक रोक नहीं लगाता। मतलब आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, आप कोई विचार बोल सकते हो। अरे आप भड़का भी तो सकते हो, दो धर्मों के बीच में आप तलवार गोली चलवा सकते हो। ये नकारात्मक स्वतंत्रता होगी ना। तो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने की कानूनी छूट मिलना नकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। यानी कि हस्तक्षेप नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस नुकसान ना पहुंचाओ किसी को। सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब क्या, कुछ करने की वास्तविक क्षमता और अवसर। आपके पास में अपॉर्चुनिटी भी है भाई यहाँ पर, और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्षमता भी है आपके पास। केवल बंधन हटाने की बात नहीं करता सकारात्मक स्वतंत्रता, बंधन हटाने की बात नहीं करता केवल, बल्कि उन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों की बात करता कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, कौन से कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सरकार मुझे अवेल करा रही है, जिनसे व्यक्ति अपना विकास कर सके। इसका मुख्य प्रश्न है, मैं क्या बन सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, और यह किसके लिए स्वतंत्रता पे बल देती है। मतलब ये जो स्वतंत्रता मिली है वो किसके लिए बनी, मैं क्या बनना चाहता हूँ, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। उदाहरण देखिए, किसी व्यक्ति को शिक्षा पाने की कानूनी छूट तो है, परंतु गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में केवल नकारात्मक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। समझ में आ गया आप क्या डिफरेंस है। किसी के मन बहुत गरीब है और हस्तक्षेप तो नहीं है, मान लो सरकार ये बोल रहे कि सारे पढ़ो, लेकिन किसी गरीब के पास में कपड़े लत्ते नहीं है, किताब नहीं है, बस्ता नहीं है, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। उसको अच्छे कपड़े, स्कूल वाले बस्ता उपलब्ध कराए सरकार, तो नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या मिल जाएगा उसको? सकारात्मक स्वतंत्रता। यदि राज्य उसे स्कॉलरशिप दे, विद्यालय, पुस्तकें और समान अवसर देता है, तब वास्तव में शिक्षा प्राप्त कर पाता है। यह सकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। इसी प्रकार रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं भी सकारात्मक स्वतंत्रता को मजबूत करती हैं। समझ में आ गया? मतलब अवसर उपलब्ध कराता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको पॉजिटिव लिबर्टी में, और जबकि नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर देखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अनुचित हस्तक्षेप से बचाती है, यानी कि किसी का दबाव नहीं है, कुछ भी करो आप, बशर्ते नुकसान न पहुंचाओ किसी को। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को वास्तविक विकास का साधन देती है कि वो आगे बढ़ सकता है। पहली का संबंध, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध नियंत्रण कम करने से है, दूसरी का संबंध क्षमता बढ़ाने से है। एक व्यक्ति के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। केवल बंधन हट जाना पर्याप्त नहीं, केवल सुविधा मिलना भी तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक व्यक्ति स्वतंत्र चुनाव का अधिकार न हो। तो बंधन हट गया, इससे विकास हो जाएगा क्या? नहीं, उसको सुविधा दो, अवसर दो। ठीक है, निष्कर्ष लिख सकते हो, स्वतंत्रता सही अर्थ है बंधन से मुक्ति और विकास के अवसरों की उपलब्धता। दोनों होने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को हस्तक्षेप से बचाती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज में दोनों का संतुलन आवश्यक है। यही संतुलित समझ स्वतंत्रता को सार्थक, मीनिंगफुल बनाती है, मानवीय और न्यायपूर्ण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बीच में गैप ले लेके थोड़ा रेस्ट करके भी सुन सकते हो, मुझे तो लगातार बोलना पड़ेगा। और फीडबैक जरूर देना कैसा लग रहा है, वीडियो कितना समझ में आ रहा है। मैं भी लर्नर हूँ, गलतियाँ हो सकती है, मैं कोई परफेक्ट थोड़ी हूँ। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 5, समानता, इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं? समानता के विभिन्न आयामों को बताइए। आयाम मतलब डायमेंशन अथवा पहलू या पक्ष। समानता के मार्क्सवादी संकल्पना, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखो सर घूम गया ना ऐसे सवाल देखते ही कि भाई समानता, चलो ठीक है बता देंगे, आयाम को भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। अब ये समानता का मार्क्सवादी संकल्पना कैसे बताएंगे, तो यहाँ समझो आप। ठीक है, और इनको बार बार रटना है, वीडियो को देखना है और पीडीएफ से पढ़ना है, तब जाके थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा। भूमिका देखो आप, राजनीतिक सिद्धांत में समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी मनुष्य हर दृष्टि से एक हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को मानव होने के नाते समान सम्मान मिले, सबको समान रूप से रिस्पेक्ट मिले, बराबर महत्व मिले, समान अवसर प्राप्त हो। समानता का उद्देश्य विशेषाधिकार, भेदभाव और अन्याय को कम करना है। अब जैसे कि मान लो ST SC के कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर समानता कैसे लाएगी सरकार? आरक्षण का प्रावधान करके। समानता को आधुनिक राजनीतिक जीवन का मूल मूल्य बताया गया है। इसके कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक आयाम कुछ हैं, वो हम देखते हैं, है ना। 4 आयामों की चर्चा मैंने कर दी है, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस।
किसके डायमेंशन है, किसके समान ये पक्ष पढ़ रहे हैं पर समानता के, ठीक है, इसके आयाम पढ़ रहे हैं। तो समानता का मतलब सीधा सा है, देसी भाषा में समझो, ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, जन्म, धन, मतलब बहुत रुतबे वाले उनको ज़्यादा समानता दे दी गई, ऐसा नहीं है। धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर अनुचित भेदभाव न किया जाए, किसी के साथ गलत भेदभाव नहीं किया जाए, तुम लड़की हो तुम पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं, तुम्हारी जाति ये हो, नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना। इसका मतलब सबको बिल्कुल एक जैसा बना देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है सबको आगे बढ़ने का न्यायपूर्ण अवसर मिले। इसलिए समानता का संबंध अवसर, सम्मान और न्याय से। एक एक करके देखते हैं कानूनी आयाम। कानूनी समानता या कानूनी आयाम का मतलब है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हो, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे किसी की भी कोई जाति है, कोई धर्म है, किसी का भी, आप समान हो। आपने क्राइम किया है, सज़ा मिलेगी, भले किसी भी धर्म के हो। और कानून का संरक्षण बस सबको समान रूप से मिलना चाहिए, मतलब प्रोटेक्शन सबको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है अमीरों को मिल रही। किसी के साथ जन्म या पद या धन के कारण अलग अलग व्यवहार न किया जाए। लोकतांत्रिक राज्य में यह समानता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही नागरिक अधिकारों की रक्षा का आधार भी बनती है। आगे देखते हैं राजनीतिक आयाम। तो इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार हो, जैसे कि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का समान अवसर, और अपनी राजनीतिक राय व्यक्त कर सकते हो, जैसे कि मुझे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ये सब अच्छी लगती है, क्यों लगती है आप बता सको ये सब बात, ठीक है, तब आप राजनीतिक रूप से समानता आपको हासिल है। इससे जनता केवल शासित नहीं रहती, बल्कि शासन निर्माण की सहभागी बनती है। इसमें आप सरकार की कमियां बता सकते हो, इस प्रोजेक्ट में, इस स्कीम में, है ना, इस मिशन में ये कमियां थी, सरकार को इस तरह से कानून लाना चाहिए, ये सब आप राजनीतिक आयाम में लिख सकते हो। आर्थिक आयाम में क्या लिखोगे डियर? देखो, आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि सबकी जो इनकम है बिल्कुल समान हो। अब जैसे कि बहुत कोई टैलेंटेड है, ठीक है, रात दिन मेहनत करता है, उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई पढ़े हुए है उसको भी आप कह दो मेरे को समानता दो, मेरे को 2 लाख दे दो, अरे कैसे दे दो, आप मेहनत तो करो, आप तपस्या अपने आप को तपाओ तो सही। तो आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं कि सबकी इनकम, सबकी आय बिल्कुल समान हो, बल्कि यह है कि समाज में आर्थिक विषमता इतनी अधिक ना हो कि कुछ लोग अत्यधिक संपन्न हो जाए, मतलब कुछ के पास में कोठी बंगले हो जाए, गाड़ी हो जाए, सामने वाले के पास में दो वक्त की दाल रोटी भी ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें से भी मतलब पूरा होना चाहिए, बुनियादी ज़रूरत, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों तक न्यायपूर्ण पहुंच आर्थिक समानता का महत्वपूर्ण भाग है। आगे देखिए माय डियर, समानता का चौथा आयाम या चौथा प्रकार भी कह सकते हो आप। सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जाति, नस्ल, लिंग, वंश या समुदाय के आधार पर कम या अधिक न आंका जाए। छुआछूत, लैंगिक भेदभाव, नस्लवाद और सामाजिक अपमान सामाजिक असमानता के उदाहरण हैं। सामाजिक समानता मानव गरिमा की रक्षा करती है और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। तो जैसे कि किसी समाज के अंदर दोस्तों अगर सोशल इक्वलिटी है तो वहाँ लोग प्यार प्रेम से रहेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं। अब एक शानदार सवाल था, मतलब इसी क्वेश्चन में पूछा था ना कि समानता की मार्क्सवादी संकल्पना या विचार क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मार्क्सवादी सोच क्या है समानता की। मार्क्सवादी दृष्टिकोण समानता को केवल कानूनी या राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं रखता है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जहाँ पर आगे बढ़ने की बातें की जाती है, जहाँ पर पैसे कमाने, व्यापार करने की बातें की जाती है, मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में कानूनी समानता दिखाई तो देती है, परंतु वास्तव में समाज वर्गों में बटा हुआ, जैसे कि एक के पास में संसाधन, एक के पास में नहीं है, हैव और हैव नॉट में। एक और पूंजी के स्वामी जैसे कि उद्योगपति, बिजनेसमैन, दूसरी ओर बच्चे, महिला, श्रमिक, लेबर वगैरह। इसलिए केवल कानून के सामने समानता से वास्तविक न्याय नहीं होगा कि भाई आपने खड़ा तो कर दिया कि आप गरीब अमीर है तो आप समान है कानून के सामने, नहीं। मार्क्सवादी विचार में वास्तविक समानता तभी संभव हो जब शोषण, वर्ग असमानता और उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि समाज के जो साधन है वो सबके हो, सबके बराबर अधिकार हो। इस दृष्टि से आर्थिक संरचना बदलना आवश्यक है। यानी कि जिन लोगों ने बिजनेस पे कब्जा कर रखा है, खेतों पे कब्जा कर रखा है, छोटे किसान के पास कुछ नहीं है, तो ये आर्थिक संरचना बदलनी होगी। किसानों को भी इन उद्योगों में शामिल करना जरूरी है। मार्क्स ने संकेत दिया कि उच्चतर साम्यवादी व्यवस्था में समाज का आदर्श होगा। क्या आदर्श होगा? बहुत उच्च लेवल पे अगर साम्यवादी व्यवस्था हो जाएगी पीक पर, तो प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, अगर आपके पास टैलेंट है, प्रतिभा है ना, दम है कुछ करने का, कुछ ज्ञान, स्किल्स आपके पास, तो
उसी के हिसाब से, उसकी जो आवश्यकता है उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य की जरूरतें और सामूहिक कल्याण समानता का आवश्यक आधार बने। निष्कर्ष में लिख सकते हैं आप, समानता एक व्यापक संकल्पना है जिसमें कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी आयाम शामिल है। केवल कानून में समानता पर्याप्त नहीं, जब तक समाज में सम्मान, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी और संसाधनों का जो न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा, तब तक हम वास्तविक समानता स्थापित नहीं होगी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमें यही सिखाता है कि समानता को गहराई से समझने के लिए आर्थिक और वर्गीय संरचना पर, अरे समाज में वर्ग होते हैं ना, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, मालिक दास, मास्टर और स्लेव, फिर सामंत और किसान का संबंध हो गया, फिर पूंजीपति और उनका श्रमिकों का। तो इस तरह से इतिहास में उठा के देखो तो आपको दो वर्ग तो मिलेंगे। यही समग्र दृष्टिकोण समानता का सार्थक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6, न्याय के विचार और संकल्पना को बताइए। जस्टिस क्या है, क्या समस्या है? जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय की समतावादी अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इगैलिटेरियन कॉन्सेप्शन, ये आपको बताना जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले थोड़ा सा भूमिका लिखो यार, जो भी आसान लैंग्वेज में जो लिख सकते हो, जो भी आपको पता है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत में न्याय एक केंद्रीय संकल्पना है, यानी कि न्याय नहीं होगा तो कुछ भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, केंद्र में रखा जाता है राजनीतिक सिद्धांतों के विचारधारा में। सामान्य अर्थ में न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को उचित स्थान, अवसर, अधिकार और सम्मान मिलना। न्याय केवल कानून का पालन भर नहीं है, बल्कि समाज में निष्पक्षता, समानता, उचित वितरण और नैतिक संतुलन स्थापित करना है। अब न्याय को सामाजिक जीवन में की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में समझा गया है जिसमें व्यक्ति, समूह और संस्थाएं उचित नियमों के अनुसार संचालित हो। न्याय को इस तरह से समझाया गया है, आपकी किताब में भी इस तरह से समझाया गया है, जिसमें व्यक्ति, कोई समूह, संस्था उचित नियमों के अनुसार चले। न्याय का विचार और संकल्पना देखिए, मुख्य भाग देखिए, ये तो इंट्रो था। न्याय की धारणा, कॉन्सेप्ट समय के साथ विकसित हुआ। परंपरागत रूप से न्याय का अर्थ उचित और न्यायोचित आचरण से जुड़ा, जबकि आधुनिक राजनीतिक विचार में इसका संबंध विशेष रूप से अधिकारों, अवसरों, संसाधनों के वितरण और सामाजिक संस्थाओं की निष्पक्षता से। इसलिए आज न्याय को केवल दंड या अदालत तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि उसे सामाजिक न्याय, वितरणात्मक न्याय और राजनीतिक न्याय जैसे रूपों में समझा जाता है। आगे देखिए, जॉन रॉल्स की जो सामाजिक न्याय की समतावादी अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था, क्या था। जॉन रॉल्स ने अपनी एक बहुत फेमस इनकी किताब है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें न्याय को निष्पक्षता के रूप में, न्याय है किसी के पास साथ भेदभाव नहीं, ऐसा न्याय हो। उनके अनुसार, जॉन रॉल्स के अनुसार, समाज की मूल संस्था व गठन ऐसे सिद्धांतों पर होना चाहिए जिन्हें स्वतंत्र और समान व्यक्ति एक निष्पक्ष स्थिति में स्वीकार करे। जितने भी संस्था, जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग है ना, मानवाधिकार आयोग है, ये जो संस्थाएं हैं, इनकी जो स्थापना है ऐसे सिद्धांतों पे हो जिन्हें स्वतंत्र और समान व्यक्ति एक निष्पक्ष स्थिति में स्वीकार करे। यानी कि व्यक्ति ना सोचे कि ये मेरे साथ तो न्याय कर ही नहीं सकते, ये मेरे साथ न्याय करेगी। इसी निष्पक्ष स्थिति को जॉन रॉल्स ने मूल स्थिति और अज्ञान के पर्दे के माध्यम से समझाया। इसका अर्थ है कि लोग न्याय के सिद्धांत चुनते समय ये न जाने कि समाज में उनका वर्ग, जाति, धन, प्रतिभा या स्थान क्या होगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण अपेक्षा कर समतावादी सिद्धांत चुनेंगे। यानी कि वो चाहेंगे कि यार सबको न्याय मिले, ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को ही न्याय मिल जाए, सबको न्याय मिले। न्याय की स्थिति चुनते टाइम वो इस तरह से दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जॉन रॉल्स ने दो प्रमुख सिद्धांत दिए। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मौलिक स्वतंत्रता का अधिकतम अधिकार मिलना चाहिए, जो भी उसकी खुद की जो स्वतंत्रता होती है, जैसे कि जीवन जीने की, संगठन बनाने की, उस पर मैक्सिमम राइट्स उसको मिलना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी उचित है जब वे सबके लिए अवसर की निष्पक्षता, समानता के साथ जुड़ी हो और सबसे कम लाभान्वित वर्ग के अधिकतम हित में हो। मान लो सरकार कोई ऐसा कानून लेके आएगी भाई, जो बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने बहुत पैसा वैसा कमा रखा है, अब सरकार क्या करेगी, नियम कानून बनाकर उनकी संपत्ति पर विशेष निगरानी करेगी, कर भी बढ़ा सकती है, टैक्स भी, ताकि समाज में समानता आए, न्याय हो। इसे ही अंतर सिद्धांत भी कहा जाता है कि अंतर पूरा हो जाए गरीब और अमीर के बीच में, इस तरह का न्याय हो। यही उनकी समतावादी अवधारणा का मूल है। पूर्ण समानता नहीं, बल्कि एक ऐसी असमानता जो कि कमजोर वर्ग के हित में काम करे। आलोचनात्मक परीक्षण देखिए, मतलब कुछ पॉइंट पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। जॉन रॉल्स का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना, पेपर के अंदर है ना, ये आप 3 वीडियो देख जाओ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी।
अभी आपके शायद दिसंबर 2025 में 9 सवाल आए थे ना, 9 में 5 ही करने हैं और वो आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत करो। और इतना तो आप किताब से नहीं पढ़ पाओगे यार, तो 3 वीडियो अच्छे से देखो और मस्त रहो। तो आलोचनात्मक परीक्षण क्रिटिसिज्म किस आधार पर किया? जॉन रॉल्स का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने स्वतंत्रता और समानता के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उसने उपयोगितावाद की उस धारणा का, उस सोच का, जो यूटिलिटी से रिलेटेड एक सोच आया था राजनीति विज्ञान में, उस सोच का विरोध किया जिसमें बहुसंख्यक के हित के लिए कुछ लोगों के नुकसान को भी उचित ठहराया जा सकता है। उपयोगितावाद क्या कहता है? 100 में से 95 लोगों का भला हो रहा हो, ऐसे ही कानून सरकार बना दे, कोई दिक्कत नहीं है 5 का नुकसान भी हो जाए तो। लेकिन जॉन रॉल्स का सिद्धांत कहता है 5 के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। रॉल्स ने समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को न्याय का केंद्र बनाया, जो सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर भी इस सिद्धांत की आलोचना हुई। उदार स्वतंत्रवादी विचारक रॉबर्ट नोजिक ने कहा कि रॉल्स का जो पुनः वितरण व्यक्ति की संपत्ति अधिकार में हस्तक्षेप करता है। यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो क्यों बांटे अपनी संपत्ति, क्यों आप उनके संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये नोजिक कह रहा है। अमर्त्य सेन ने भी माना कि केवल प्राथमिक वस्तुओं का वितरण पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना चाहिए लोग उन साधनों का उपयोग वास्तव में कितना कर पाते हैं। चलो ठीक है, आप भला करना चाहते हो, सबको 600 रुपये दे रहे हो, क्या पता कोई शराब पी जाए, कोई जुआ खेल जाए 600 रुपये का। तो अमर्त्य सेन ने यह माना था कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण ही पर्याप्त नहीं है, बांटना पर्याप्त नहीं है, भी देखना चाहिए लोग उन साधनों का उपयोग कैसे करते हैं। मार्क्सवादी आलोचना कहती है कि रॉल्स पूंजीवादी ढांचे को मूल रूप से चुनौती नहीं देते। मूल ढांचा क्या है समाज का? जिसके पास में ताकत है, उत्पादन के साधन है, वही ताकतवर है, संसाधनों पे हक जमा रखा है, न्याय नहीं मिलता। निष्कर्ष में लिख सकते हो कि भाई न्याय का सारा निष्पक्षता, उचित अवसर, अधिकारों की रक्षा और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। रॉल्स की समतावादी अवधारणा आधुनिक सामाजिक न्याय की सबसे प्रभावशाली व्याख्याओं में से एक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कमजोर वर्ग के हित की रक्षा करती है। हालांकि उसकी कुछ सीमाएं भी है, फिर भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की समझ में उसका स्थान महत्वपूर्ण है। देखो मतलब आपको कुछ सवाल एग्जैक्ट भी मिल सकते हैं। ये मैंने कहाँ से बनाए हैं पता है आपको? ये मैंने आपकी बुक पढ़ी है और PYQ जो है पिछले सालों में जो आपके प्रश्न पत्र लगे हैं उनका एनालिसिस किए हैं, फिर जाके क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, है ना। इतने बड़े नहीं आएंगे, बस इतने हैं कि न्याय से आप क्या समझते इसका विचार किया। बस कुछ भी लिख सकते हो फिर, है ना। लिखने के लिए कम से कम 7-8 पेज भर दो अगर टाइम है तो। आगे चलते हैं भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये वीडियो देखो, भूमिका याद कर लो, मुख्य भाग याद कर लो, निष्कर्ष बना बनाया उत्तर आपके सामने है, कुछ भी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य और अधिकार, इसका निष्कर्ष पढ़ लिया था क्या? न्याय का सार क्या है? निष्पक्षता, उचित अवसर और अधिकारों की रक्षा और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है। रॉल्स की जो समतावादी अवधारणा आधुनिक समाज न्याय की, यानी कि आज का जो टाइम है वहाँ पर सामाजिक न्याय मिले, तो रॉल्स इसी तरह से अपने सिद्धांत आगे रखता है, क्योंकि वह स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कमजोर वर्ग के हित की रक्षा की बात करता है कि 5 लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। 95 लोगों का तो भला कर दिया तो उन्हें 5 लोगों का ही भला करो, कैसे भी करो। हालांकि उसकी कुछ सीमाएं हैं इस सिद्धांत की, फिर भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की समझ में उनका सिद्धांत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्तव्य और अधिकार का क्या अर्थ है? इसके उदारवादी तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण की चर्चा करें। देखो, कर्तव्य और अधिकार को किस तरह से समझ सकते हो? भूमिका देखो आप, राजनीतिक सिद्धांत में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए। अधिकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और विकास का आधार देते, जबकि कर्तव्य जो हैं समाज, राज्य और अन्य व्यक्तियों के प्रति उसके दायित्वों को प्रकट करते हैं। कर्तव्य मतलब आपका सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहते हो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो उसके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकारों और कर्तव्य को आधुनिक राजनीतिक जीवन की केंद्रीय संकल्पना माना गया। यानी कि आज का जो मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ है उसमें आपके पास राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यह भी बताया गया है कि विभिन्न विचारधाराएं इनके संबंध को अलग अलग ढंग से समझती हैं। विशेष रूप से उदारवादी और रूढ़िवादी दृष्टिकोण इस विषय पर अलग ढंग से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। रूढ़िवादी मतलब पुराना वाले दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब पर्सपेक्टिव, नज़रिया कह सकते हो। अधिकार का क्या मतलब? अधिकार से आशय उन वैधताओं जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, जो लेजिटिमेट है।
स्वतंत्रता उस सुविधाओं से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास विकसित कर सकता है। अधिकार केवल व्यक्तिगत छूट नहीं है, वे समाज और राज्य से संरक्षण की भी अपेक्षा करते हैं कि जब इंसान पर मुसीबत आए तब राज्य उसकी सुरक्षा भी करे। अधिकार का ये भी मतलब है, ये नहीं कि आप मन मर्जी जो भी कुछ कर रहे हो, आप पे मुसीबत आई तो राज्य कुछ नहीं करेगा। नहीं, अधिकार में आप ये भी लिखेंगे कि राज्य आपको संरक्षण भी देगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। दार्शनिक साहित्य में अधिकारों को ऐसी मान्यता के रूप में समझाया गया जो व्यक्ति को कुछ करने, कुछ पाने या कुछ से सुरक्षित रहने का नैतिक अथवा विधिक आधार देती है। अब जान का ही खतरा है या कोई प्रॉपर्टी लूट के ले जाने वाला है 2-4 दिन में, तो हमारे पास में इतने राइट होने चाहिए कि हमारा जान भी बच जाए और हमारे पैसे भी बच जाए। और कौन करेगा सहायता? राज्य कर सकता है। राज्य का मतलब पुलिस कर सकता है। कर्तव्य का मतलब क्या है? वे दायित्व जिनका पालन व्यक्ति को समाज, राज्य, परिवार और अन्य मनुष्य के प्रति करना चाहिए। यदि अधिकार व्यक्ति को कुछ पाने का आधार देते हैं तो कर्तव्य उसे याद दिलाते हैं कि सामाजिक जीवन केवल दावों पर नहीं बल्कि जिम्मेदारियों पर भी चलता है। ये जो इग्नू का आपका ये पार्ट है जिसमें मैंने ये सवाल बनाया है, उसमें कर्तव्य बोध यानी एक टॉपिक है छोटा सा, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस बात पे बल है कि स्वस्थ समाज के लिए अधिकारों के साथ कर्तव्य पालन भी जरूरी है। मतलब समाज भी स्वस्थ बनाना है, अधिकार भी देने हैं, तो किस तरह से कर्तव्य का पालन किया जाए। उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? उदारवाद सामान्यतः व्यक्ति को केंद्र में रखता है। इस दृष्टिकोण में अधिकारों को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, संपत्ति, अंतरात्मा, उसकी मन की आवाज़, उसका जो इनर सेल्फ है और अवसरों की रक्षा को न्यायपूर्ण समाज का आधार माना जाता है। कि समाज में न्याय तभी होगा जब लिबर्टी होगी, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता, बोल सकता है। बिजनेस करेगा तो उसके व्यापारिक हितों की रक्षा हो, संपत्ति की, और दिल की आवाज़ को भी सुने राज्य। उदारवादी मानते हैं कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें, व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, ये नहीं। और व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। कर्तव्य भी महत्वपूर्ण पर वे सामान्यतः इस रूप में समझे जाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे। दूसरे धर्म का व्यक्ति, उसके पास में कुछ राइट, आप उसके राइट का सम्मान करो। ये नहीं कट्टर बन के बिल्कुल, और कानून का पालन करे। इसलिए उदारवादी दृष्टिकोण में अधिकार प्रमुख और कर्तव्य सहायक रूप में दिखाई देते हैं। कि अधिकार प्रमुख है लेकिन कर्तव्य आपकी सहायता करेंगे अधिकारों को पाने के लिए। अब देश के प्रति भी तो कुछ अधिकार है ना, देश के प्रति कुछ कर्तव्य। क्या कर्तव्य आपके? शांति बनाए रखनी है, दंगे में शामिल नहीं होना है, कहीं लड़ाई चल रही तो जाना नहीं है, हमारे देश का झंडा उसका सम्मान करना है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दिया अपने आप को देश के लिए, उनको याद करते रहना है, मोटिवेट होना है कुछ करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि खुद की दाल रोटी चल रही तो कुछ ही नहीं कर रहे। देश पे बोझ नहीं बनना, आपको कुछ करना है देश के लिए। रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्या? रूढ़िवादी विचारधारा अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य, परंपरा, अनुशासन, निष्ठा और सामाजिक व्यवस्था पर अधिक बल देती है। देखो, रूढ़ि का मतलब है भाई पुराने ख्यालात, पुराने तरह के विचार। तो इसमें आपकी परंपरा, आप डिसिप्लिन से जिएंगे, जिस राज्य में रह रहे हो उसके प्रति निष्ठा रखेंगे, उसके ही जय जयकार करेंगे। ये नहीं कि पड़ोसी के या बगल वाले के देश के अपन जय जयकार करें, ये नहीं। जिस देश का खा रहे हैं, रह रहे हैं, उस देश की तारीफ हमें करनी चाहिए। उसको चाहे जान देने का मौका भी मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अनुसार, रूढ़िवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज केवल स्वतंत्र व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि एक नैतिक सांस्कृतिक समुदाय है जिसे परिवार, धर्म, परंपरा और संस्थाओं से स्थिरता मिलती है। इसलिए रूढ़िवादी विचारक कहते हैं कि यदि केवल अधिकारों पर जोर होगा और कर्तव्य की उपेक्षा होगी, यानी कि अधिकार तो तरह तरह के हैं आपके, जीने के अधिकार, समानता के अधिकार, धर्म अपनाने का अधिकार, छोड़ने का अधिकार, लेकिन आपका कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो समाज में अव्यवस्था और स्वार्थ बढ़ेगा। कोई भी है किसी बिल्डिंग को तोड़ देगा, ताजमहल को नुकसान पहुंचा के आ गए, है ना, कोई मंदिर को नुकसान पहुंचा के आ गए। तो रूढ़िवादी चिंतन अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य की केंद्रीयता पर भी अधिक बल देता है। निष्कर्ष लिख लो। अतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि बिना अधिकार आपको कर्तव्य देना सही नहीं है और कर्तव्य अधिकारों के साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा को प्रधान मानते, मुख्य मानते, जबकि रूढ़िवादी दृष्टिकोण सामाजिक अनुशासन, कर्तव्य को अधिक महत्व देते हैं। संतुलित दृष्टि यही है कि न तो केवल अधिकार पर्याप्त है, न केवल कर्तव्य। एक न्यायपूर्ण और स्थिर समाज के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। देखो, इतना सीधा और बैलेंस्ड अप्रोच है। कोई आपकी कट्टरवादी मानसिकता दिख ही नहीं रही यहाँ पे, तो निष्कर्ष वैसा ही लिखना चाहिए आपको, है ना, बैलेंस्ड होना चाहिए।
और उसमें आप कुछ सॉल्यूशन बताओ, तब जाके निष्कर्ष निखरता है और तब जाके नंबर देता है सामने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता का अर्थ बताएं। नागरिकता की प्रकृति का वर्णन करें। प्रकृति मतलब नेचर या विशेषताएं कह सकते हो। और मार्क्सवाद के नागरिकता विचार को भी बताइए आप। टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे इसको। भूमिका लिखी। राजनीतिक सिद्धांत में नागरिकता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। इसका अर्थ केवल किसी राज्य की सदस्यता भर नहीं है, बल्कि उससे जुड़े अधिकार, कर्तव्य, सहभागिता और पहचान भी है। नागरिकता व्यक्ति को राज्य का मान्य सदस्य बनाती है और उसे राजनीतिक समुदाय से जोड़ती भी है। नागरिकता को आधुनिक लोकतांत्रिक जीवन की आधारभूत संकल्पना माना गया, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यक्ति राज्य के साथ अपना वैधानिक और नैतिक संबंध स्थापित करता है। वैधानिक मतलब लीगल रूप से। नागरिकता का मतलब क्या है? किसी राजनीतिक समुदाय या राज्य की ऐसी सदस्यता जिसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि भारत के अपन नागरिक का सिटीजन है तो हमें कुछ राइट मिले, और बदले में उस पर कुछ कर्तव्य भी लागू होते हैं कि देश के खिलाफ नहीं बोलना, देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना, गद्दारों का साथ नहीं देना, देश की जय जयकार करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाना अपने को। जैसे मतदान का अधिकार, कानून का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, टैक्स आप टाइम पर दें, कानून का पालन करना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार का नागरिकता केवल कानूनी स्थिति नहीं बल्कि सक्रिय सार्वजनिक जीवन का आधार भी है। नागरिकता की प्रकृति देखिए। नागरिकता की प्रकृति बहुआयाम मल्टी डायमेंशनल। पहली तो ये वैधानिक है, लीगल है, क्योंकि राज्य कानून द्वारा तय करता है कि कौन नागरिक है और उसे कैसे अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी की राजनीतिक भी है, क्योंकि नागरिक शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा की सामाजिक है, क्योंकि नागरिकता व्यक्ति को समाज में सम्मान, सुरक्षा और कल्याण से जोड़ते हैं। आगे चलते हैं। चौथा, यह सक्रिय भी है। नागरिकता सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, क्योंकि एक अच्छे नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि केवल अधिकार न मांगे बल्कि सार्वजनिक हित में, यानी कि सभी का भला हो, जिम्मेदारी भी निभाए। नागरिकता को पहचान, समूह, अंतर, सांस्कृतिक विविधता और अधिकार कर्तव्य के संदर्भ में समझाया गया है। देश के अंदर रह कर के आपको अलग अलग संस्कृति के लोगों की वो करनी रिस्पेक्ट, और कुछ कर्तव्य भी हैं। अब देख लो मार्क्सवाद और नागरिकता के बीच में क्या संबंध है, क्या विचार है मार्क्सवाद के। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण नागरिकता की उदारवादी धारणा की आलोचना करता है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी समाज में नागरिकता देखने में तो सबको समान अधिकार देती है, पर वास्तव में समाज वर्गों में बटा हुआ है। देखो कहीं पर भी अगर मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म वर्ड आए ना, तो वहाँ पे याद रखो यहाँ पर आपको वर्गों के बारे में लिखना है कि समाज में वर्ग हैं, उसके कारण कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसलिए औपचारिक समानता होने पर भी वास्तविक जीवन में आर्थिक और सामाजिक असमानता बनी रहती है। मार्क्सवादी मानते हैं कि केवल कानूनी या राजनीतिक नागरिकता से वास्तविक मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके लिए आर्थिक शोषण और वर्ग भेद को समाप्त करना होगा। मार्क्सवादी ये भी मानते हैं कि क्रांति के बाद राज्य धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि राज्य भी है वो भी एक शोषण का यंत्र है दोस्तों, वो भी एक टूल है जिसके माध्यम से जो पूंजीपति है वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए नागरिकता की वर्तमान संकल्पना भी स्थायी नहीं बल्कि ऐतिहासिक और अस्थायी है। मार्क्सवादी विचार ये नहीं कहता कि नागरिक अधिकार बेकार हैं, कि मतलब कुछ दो ही मत नागरिकों को राइट्स, बल्कि ये बताता है कि वे पर्याप्त नहीं है। जब तक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का कंट्रोल रहेगा तब तक नागरिकता का जो लाभ है वो समान रूप से नहीं मिलेगा। इसलिए जो मार्क्सवाद है नागरिकता को वर्ग संघर्ष, आर्थिक न्याय और मानव मुक्ति के व्यापक संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। निष्कर्ष लिख लेना माय डियर। नागरिकता का अर्थ राज्य की सदस्यता, अधिकारों और कर्तव्यों और सहभागिता से है। इसकी प्रकृति वैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक और सक्रिय है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि सच्ची नागरिकता केवल कानूनी दर्जे से पूरी नहीं होती, उसके लिए सामाजिक आर्थिक समानता भी जरूरी है। कि सरकार ने कानून बना दिया कि ठीक है भारत के लोग हो तुम, इससे काम नहीं चलेगा। साथ में सरकार व्यवस्था करे, राज्य व्यवस्था करे कि हमारे समाज में रहते हुए हमें अधिकार कर्तव्य मिले। यही समग्र समझ नागरिकता को अधिक गहरा अर्थ देती है और सार्थक काम का बनाती है नागरिकता को। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 15 क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा हूँ तसल्ली से, इत्मीनान से, चाहे इसको 3-4 बार पार्ट में देख लेना और लिख लिख के याद कर लेना, या पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के तो काम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रभुता यानी कि जो आपकी सोवरेनिटी होती है का अर्थ बताइए। विद्वान ऑस्टिन के संप्रभुता के संकल्पना को बताइए। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जैसे कि भारत अभी आज़ाद है, गुलाम नहीं है, तो भारत क्या संप्रभु राष्ट्र है। बिना किसी के दबाव में आए हुए हम आज अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, विदेश नीति। क्या भारत जब आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेज़ों का, विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का,
तब क्या हम संप्रभु थे? नहीं थे भाई, क्योंकि हमारे जो डिसीजन थे ना वो दूसरे लोग रह रहे। इसी तरह से घर में आपके कहना अगर नहीं माना जाता तो आप संप्रभु नहीं हैं। अब लिख दो, अब समझ में आ गया। इंट्रो लिख दो। राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक है। सामान्य अर्थ में संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च, अंतिम और स्वतंत्र सत्ता है। राज्य क्या है? ये सबसे ऊंची और अंतिम और स्वतंत्र सत्ता, जहाँ पर ये वो शक्ति है जिसके आधार पर राज्य कानून बनाता है, उसका पालन करवाता है, कोई नहीं मानता उसको दंड भी देता, पनिश करता है, और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखता है। संप्रभुता में संप्रभुता को राज्य का अनिवार्य तत्व बताया गया है, यानी कि किसी क्षेत्र को, किसी रीजन को आप तभी राज्य कह सकते हो जब उसके पास में संप्रभुता होगी, जिसके बिना राज्य की पूर्ण कल्पना संभव नहीं मानी जाती। संप्रभुता का मतलब है कि उस सर्वोच्च सत्ता से जो राज्य के भीतर किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होती। यानी कि जैसे कि भारत है, हम किसी देश के अधीन थोड़ी है, और बाहरी रूप से भी स्वतंत्र मानी जाती है। यानी कि जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के मंचों पे जाते हैं, हम हमारी बात rखते हैं। अभी फिलहाल जयशंकर प्रसाद जी जो हैं विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर, अपनी बात रखते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वतंत्र सोच से हम चलते हैं। इसका एक जो पक्ष है वो आंतरिक संप्रभुता है, अर्थात राज्य अपने क्षेत्र उस जनता पर सर्वोच्च अधिकार भी रखता है। दूसरा पक्ष बाह्य संप्रभुता से भी है, यानी कि अर्थात कोई बाहरी राज्य या शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती। इस प्रकार संप्रभुता जो है राज्य की वैधानिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का आधार है। संप्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी मानी जाती है कि यह सर्वोच्च, अंतिम, स्थायी, अविभाज्य, यानी कि आप बांट नहीं सकते संप्रभुता को, और सार्वभौमिक है, यानी कि सभी देशों पे लागू होती है जो आज़ाद है आज। अर्थात राज्य के भीतर कानून बनाने वाली अंतिम सत्ता वही है, और उसी से अन्य सभी संस्थाओं की शक्ति निकलती है। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र संघवाद मतलब राज्य और केंद्र के पास अपने अधिकार, शक्तियाँ, कर्तव्य रहते हैं, वो संघवाद कहलाता है। फेडरलिज्म और वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता की यह पारंपरिक धारणा कुछ हद तक और जटिल हो गई है, फिर भी राजनीतिक सिद्धांत में इसका मूल महत्व बना हुआ है संप्रभुता का। देखो आप, विद्वान ऑस्टिन की संप्रभुता की संकल्पना, क्या विचार थे जॉन ऑस्टिन के। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को वैधानिक दृष्टिकोण से समझाया, लीगल वे में। इनके अनुसार संप्रभु वह निश्चित मानवीय श्रेष्ठ सत्ता है जिसकी आज्ञा का समाज के अधिकांश लोग पालन करते हैं। कि वह सबसे बेस्ट मानवीय सत्ता जिसका आज्ञा, जिसका कहना जो है राज्य के लोग पालन करते हैं, जबकि वह स्वयं किसी अन्य मानवीय श्रेष्ठ सत्ता की आज्ञा पालन नहीं करती। जैसे कि भारत है, भारत की जो सत्ता है, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कुछ कानून बनाकर लोगों से पालन भी करवाते हैं, और कुछ कानून भी बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं जिस पर बाह्य नियंत्रण नहीं होता। दूसरे शब्दों में संप्रभु वही है जो आदेश देता है, और कानून उसी के आदेश का रूप होता है ना, इजी लैंग्वेज में, है ना। तो ऑस्टिन की अवधारणा में संप्रभुता की विशेषताएं हैं निश्चितता, असीमितता, अविभाज्यता और सर्वोच्चता। यानी कि निश्चित प्रकार के कानून बना के कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, वह मानते थे कि राज्य में एक अंतिम सत्ता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा विधि व्यवस्था अस्थिर होनी चाहिए। यानी कि एक राज्य में अंतिम जो सत्ता है, जो सबके लिए नियम बनाती है, कंट्रोल रखती है, अगर ऐसी सत्ता नहीं होगी तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। कानून व्यवस्था, विधि मतलब कानून, लॉ एंड ऑर्डर अस्थिर हो जाएगा। कोई किसी के घर घुस रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो भारत संप्रभु देश है तभी तो इतना हो पा रहा है, आर्मी पुलिस पहुंच जाती है वहाँ पे। इस दृष्टि से उनका सिद्धांत जो है राज्य और कानून के संबंध के उसको समझने में बहुत प्रभावशाली रहा। आलोचनात्मक संकेत देखिए क्या आलोचना हुई। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना भी, यानी कि कमजोरियाँ बताएगी, माइनस पॉइंट देखो आप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता केवल एक व्यक्ति या संस्था में केंद्रित नहीं होती। संविधान, न्यायपालिका, संसद, जनता के जो विचार हैं, संघीय ढांचा भी शक्ति को सीमित कर देते हैं, यानी शक्ति बिखरी हुई है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास में। इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन में ऑस्टिन की संप्रभुता को अत्यधिक कठोर और कानूनी रूप से सीमित माना जाता है। फिर भी संप्रभुता की पारंपरिक वैधानिक समझ को स्पष्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। निष्कर्ष देखिए आप, अतः संप्रभु राज्य की सर्वोच्च सत्ता है और जो उसे अन्य संस्थाओं से अलग पहचान देती है। ऑस्टिन ने इसे सुनिश्चित, सर्वोच्च और अविभाज्य सत्ता के रूप में समझाया है। यद्यपि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में उसकी अवधारणा पूरी तरह से लागू नहीं होती, फिर भी संप्रभुता की पारंपरिक व्याख्या को समझने के लिए ऑस्टिन का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। शक्ति की अवधारणा बताइए, शक्ति की मार्क्सवाद एवं पश्चिमी अप्रोच बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप, शक्ति क्या समझते हैं
और वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड होने चाहिए। देखो हर सब्जेक्ट में है ना नंबर शानदार लाने हैं ना, एक्सीलेंट परफॉर्म करना है, तो उस सब्जेक्ट के आपको कुछ वर्ड पकड़ने पड़ेंगे। अब पावर समझा तो रहे हो, लेकिन पावर में कुछ इधर उधर के शब्द नहीं लिखना। फिर बाद में लिखना है शक्ति की मार्क्सवाद और जो पश्चिमी अवधारणा है शक्ति के संबंध में क्या कहती है वो बताना है। भूमिका लिखिए। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार संकल्पना है। शक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की वह क्षमता जिससे वह दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्य को प्रभावित, नियंत्रित या निर्देशित कर सकें। अब जैसे कि संसद के पास में शक्ति है तभी तो वो कानून बनाती है और लोग पालन भी करते हैं, वो तो क्षमता है एक प्रकार की है, उसी को शक्ति कहते हैं। राजनीति का बड़ा भाग इस बात से जुड़ा है कि निर्णय कौन लेता है, किसके हित सुरक्षित होते हैं और समाज में प्रभाव किसके पास में है। शक्ति को राजनीतिक जीवन का केंद्रीय तत्व माना गया है। शक्ति का मतलब क्या? केवल बल प्रयोग शक्ति का नहीं है कि पुलिस ने लाठी बांध दी या आर्मी आ गई गोलियां चला रही, ऐसा नहीं। बल प्रयोग नहीं है केवल शक्ति का मतलब, यह प्रभाव, नियंत्रण, नेतृत्व, दंड देने की क्षमता, संसाधनों पर पकड़ और विचारों को दिशा देने की क्षमता भी हो सकती है। इसलिए शक्ति और प्राधिकार, शक्ति मतलब पावर, प्राधिकार मतलब अथॉरिटी में अंतर क्या आता है। प्राधिकार वैध शक्ति है, मतलब एक एजेंसी है जिसके पास पावर है, तो प्राधिकार क्या है? वैध शक्ति। जबकि शक्ति कभी कभी अवैध अनौपचारिक रूप में भी काम कर सकती है, जैसे कि एक व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा पावर है तो मनमानी तरीके से भी वो शासन चला सकता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में शक्ति को एक जटिल और विवादित संकल्पना माना गया क्योंकि इसे समझने के अनेक तरीके हैं। पश्चिमी अप्रोच क्या है भाई? पश्चिम के लोग किस तरह से शक्ति को देखते हैं? पश्चिमी दृष्टिकोण में शक्ति को सामान्यतः संबंधात्मक रूप में समझा गया है। रॉबर्ट डहल के अनुसार, भाई रॉबर्ट डहल ने पावर को समझाया, पॉलिटिक्स में पावर को समझाया रॉबर्ट डहल ने। कैसे? यदि ए बी से वह काम करा दे जो बी नॉर्मली नहीं कर सकता है तो ए के पास बी से ज़्यादा शक्ति है। इस दृष्टिकोण में शक्ति का केंद्र निर्णय प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रभाव और संस्थागत संबंध होते हैं। पश्चिमी परंपरा मैक्स वेबर ने भी शक्ति को इस रूप में समझा कि आप दूसरों से काम करा ले तो आप हो गए ताकतवर, पावर आपके पास में। कैसे समझा मैक्स वेबर ने? कोई व्यक्ति सामाजिक संबंधों में विरोध के बावजूद अपनी इच्छा को लागू कर सके। इसी अप्रोच में शक्ति को बहुधा राज्य, अभिजात वर्ग, जो एलाइट क्लास के बड़े अमीर लोग जो होते हैं, नेतृत्व, निर्णय और वैधता के संदर्भ में देखा जाता है। अगर किसी राज्य के पास पावर है और वहाँ के जो एलाइट क्लास है उसके पास पावर है तो अच्छा निर्णय, मतलब वो निर्णय भी वही करेंगे, लीड भी वही करेंगे राज्य को, और वैधता, जो जितना ज़्यादा अमीर होगा उसकी सत्ता उतनी ही लेजिटिमेट मानी जाएगी, यानी कि मान्यता प्राप्त होगी। पश्चिमी दृष्टिकोण की एक विशेषता यह है कि यह शक्ति को केवल दमनकारी नहीं बल्कि प्रशासनिक, संस्थागत और संबंधनात्मक रूप में देखता है। लोकतंत्र में शक्ति पूरी तरह एक हाथ में नहीं रहती, वह कई समूहों, संस्थाओं और हित समूह में बटी रहती है। इसलिए पश्चिमी अप्रोच शक्ति के वितरण, प्रतिस्पर्धा और संतुलन पर बल देती है। मार्क्सवादी अप्रोच देखिए, अब कार्ल मार्क्स की जो सोच है वो क्या कहते हैं शक्ति को लेकर। शक्ति मुख्य रूप से आर्थिक संरचना और वर्ग संबंधों से जोड़ के देखता है। मैंने कहा ना कि यार मार्क्सवाद जहाँ पर भी आ जाए आपको सिर्फ वर्ग संबंधों पे ध्यान देना है। मार्क्स के अनुसार जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है वही वर्ग राजनीतिक शक्ति पर भी प्रभाव रखता है, अर्थात राज्य और उसकी संस्थाएं तटस्थ नहीं होती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि राज्य के अंदर रहने वाले जो नागरिक है, चाहे गरीब है, दूसरे धर्म के है, दूसरी जाति के है, राज्य उनका सपोर्ट कर देगा, नहीं। राज्य के अंदर रहने वाले जो मजबूत तगड़े जो लोग हैं, जिनका डोमिनेंस है सरकारों पर, उन्हीं के हितों की रक्षा की जाती है, मार्क्सवाद कहते हैं। और इस प्रकार शक्ति का वास्तविक आधार वर्ग शक्ति और आर्थिक नियंत्रण है। जिसके पास में उत्पादन के साधन होंगे, प्रोडक्शन के मीन होंगे या प्रोडक्शन के मोड होंगे, जैसे कि किसी के पास फैक्ट्री होगी, बड़े बड़े कारखाने होंगे, भाई पावर तो उसी के पास रहेगी ना। और वो किसका शोषण कर सकता है? महिलाओं का, बच्चों का, मजदूरों का, किसानों का। बाद के मार्क्सवादी विचार को, विशेषकर जो ग्रामसी थे, विद्वान ग्रामसी, उन्होंने बताया कि शक्ति केवल राज्य या दमन से नहीं चलती बल्कि वर्चस्व के माध्यम से चलती है। आप दबदबा कायम करना चाहते हो समाज में, शासक वर्ग जो है अपने विचारों, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के जरिए समाज में सहमति पैदा करता है। इस तरह मार्क्सवादी अप्रोच शक्ति को केवल प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं बल्कि वैचारिक प्रभुत्व के रूप में समझता है। निष्कर्ष देख लीजिए आप, शक्ति राजनीति की केंद्रीय संकल्पना है। पश्चिमी अवधारणा है, अप्रोच या दृष्टिकोण शक्ति को प्रभाव, निर्णय और संस्था का संबंधों के रूप में समझते हैं, जबकि मार्क्सवादी
दृष्टिकोण शक्ति को वर्ग प्रभुत्व, यानी कि किसी वर्ग के पास में ज़्यादा ताकत है उसका ज़्यादा प्रभुत्व होगा, दबदबा होगा समाज में और संसाधनों पे, और आर्थिक नियंत्रण और वैचारिक वर्चस्व से जोड़ती है। मतलब यार आपके पास पावर है ना, आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप जैसा सोचोगे ना, आप लोगों को मजबूर कर सकते हो कि मेरे जैसे सोचो, ये उनकी आइडियोलॉजी चेंज कर सकते हो आप, इसे कहते हैं वैचारिक वर्चस्व है। भाई एग्जाम में ये भी लिख सकते क्या आ सकते हैं अपन, शक्ति को समझने के लिए दोनों दृष्टिकोण आवश्यक है। एक में शक्ति की कार्य प्रणाली बताता है, दूसरे उसके सामाजिक आर्थिक आधार को उजागर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वैधीकरण और बाध्यता पर प्रकाश डालिए। तो माय डियर, सबसे पहले तो अगर आपको हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश में शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो है वो आपको इंग्लिश में ही पता लग जाएगा, 2 भाषाओं में पेपर आता है। तो देखो, वैधीकरण होता है लेजिटिमेशन, क्या होता है बार बार मैं 2-4 बार यूज भी कर चुका हूँ। और बाध्यता क्या होता है, बाध्यता ऑब्लिगेशन। तो भूमिका लिखिए सबसे पहले, हर बार की तरह जो हम लिखते आए हैं। राजनीतिक सिद्धांत में वैधीकरण और बाध्यता 2 अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। वैधीकरण का मतलब है किसी शासन, सत्ता, नियम या आदेश को जनता द्वारा उचित, न्याय संगत और स्वीकार्य माना जाना। विधिकरण का अब मतलब समझ में आ गया। जैसे कि भारत में शासन, सत्ता, नियम या आदेश को, कोई भी सरकारी आदेश है, सरकार ने नियम बनाए, जनता द्वारा उचित, न्याय संगत और स्वीकार्य माना जाना, यानी कि जनता भी कह रही भाई ठीक है तुम लोगों ने अच्छा नियम कानून बनाया, वही क्या हो गया, वैधीकरण हो गया। और बाध्यता का मतलब क्या है, नागरिकों का वह नैतिक या राजनीतिक दायित्व है जिसके कारण वे राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करते हैं, कि आपको पालन करना ही पड़ेगा। इन दोनों को परस्पर गहरे रूप से जुड़ी हुई सोच या विचारधारा में बताया जा गया है। कहा गया कि वैधीकरण बाध्यता को उत्पन्न करता है। मतलब जैसे सरकार ने कोरोना के अंदर बनाया था ना कि भाई दोपहर के अंदर कोई निकले बाहर, ज़रूरी काम के लिए निकले, तो वैधीकरण बाध्यता को, यानी कि वो बाध्यता बन गई, वैधीकरण क्या बन गया, बाध्यता बन गई। और बाध्यता वैधीकरण के दावों को मजबूत करती है, यानी कि हम मजबूर हो जाते हैं सरकार के उन नियम कानूनों को सही करने में कि भाई सरकार भी ठीक ही कर रही है, क्योंकि कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। तो बाध्यता जो है वो वैधीकरण के दावे को, क्लेम को मजबूत करती है। वैधीकरण का मतलब क्या, जब जनता यह मान लेती है कि राज्य या सरकार को शासन करने का अधिकार है, तब उस सत्ता को वैध माना जाता है। अब समझ में आ गया। जब जनता मान ले कि राज्य या सरकार को शासन करने का अधिकार है, तब राज्य की जो सत्ता है ना उसको वैध, लेजिटिमेट माना जाएगा। केवल बल, दंड या डर के आधार पर आप जनता को राजी नहीं कर सकते कि हम ही शासन करेंगे। जनता खुद दिल से माने कि ठीक है हम लोगों ने आपको वोट दिया, आप हमारे लिए कानून अधिकार बनाओ, बल्कि उसे जन स्वीकृति, नैतिक औचित्य या कानूनी आधार पर समझा जाना चाहिए। इसलिए वैधीकरण सत्ता को केवल शक्ति नहीं बल्कि औचित्यपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र में चुनाव, संविधान, न्याय, जनहित और उत्तरदायित्व वैधीकरण के प्रमुख आधार बनते हैं। बाध्यता से मतलब क्या है, नागरिक राज्य के कानूनों का पालन क्यों करें। क्या वे केवल दंड के भय से मानते हैं, यानी कि कई बार कानून को लाठी के सहारे से भी मनाया जाता है ना, या इसलिए मानते हैं कि राज्य का आदेश न्यायपूर्ण है। राजनीतिक बाध्यता का सही मतलब है कि नागरिक कानून का जो पालन है उनको अपना उचित कर्तव्य समझे, कि ये मेरे को कानून फॉलो करना ही चाहिए। यदि लोगों को लगे कि राज्य न्यायपूर्ण है तो स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से कानून का पालन करेंगे, और यदि राज्य अन्यायी है तो बाध्यता कमजोर पड़ सकती है। क्यों लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो बाध्यता क्या कमज़ोर पड़ गई, ऑब्लिगेशन कमज़ोर पड़ गया। वैधीकरण और बाध्यता का संबंध देखिए, दोनों संकल्पना यानी दोनों के विचार एक दूसरे के पूरक है, यानी कि वैधीकरण बाध्यता सीधा जुड़ा है, दोनों जुड़े हैं। जहाँ वैधीकरण होता है वहाँ बाध्यता अधिक मजबूत होती है, और जहाँ नागरिक स्वेच्छा से पालन करते हैं कानून नियम का, वहाँ राज्य की वैधता और ज़्यादा बढ़ जाती है, कि लोग मानने लग जाते हैं कि जो राज्य सरकार है हमारे लिए सही कानून नियम बना रही है। इसके कुछ आधार बताए गए, पितृसत्तात्मक आधार, पेट्रियार्कल बेस, इस समझौते का आधार, और कल्याणकारी आधार। ये 3 तरह के आधार हैं वैधता के। पितृसत्तात्मक आधार में राज्य को संरक्षक मानकर आज्ञा पालन किया जाता है, कि राज्य है वही हमारी रक्षा करेगा, बाह्य आक्रमण से, आंतरिक डिस्टर्बेंस से, व्यापारिक समझौतों को बचाएगा। समझौते के आधार में यह माना जाता है कि लोग आपसी सहमति से राज्य को अधिकार देते हैं, जैसे हम देते हैं ना विधायक को, सांसद को, इनको। कल्याणकारी आधार में राज्य जो है जनहित
यानी कि जनता के हित में, कल्याण में और सुरक्षा और व्यवस्था देकर अपनी वैधता अर्जित करता है। जनता में विश्वास जगाता है कि तुमने जिस सरकार को चुना ना, काम कर रही है, वास्तव में तुम्हारा भला हम कर रहे हैं, तो उसकी वैधता बढ़ जाती है, लोगों में विश्वास बढ़ जाता है, सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है। आलोचनात्मक समझ देखिए, हर वैध दिखाई देने वाली सत्ता वास्तव में न्यायपूर्ण हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार राज्य कानून के आधार पर वैध लगता है, लेकिन दोस्तों कई बार गलत कानून बनाकर भी सरकार अपने स्वार्थ पूर्ति कर लेती है। कई बार राज्य कानून के आधार पर वैध लगता है पर सामाजिक न्याय देने में असफल रहता है। यानी कि समाज में कानून तो बने हुए, जैसे कि महिलाओं के कल्याण के लिए, वृद्धों के, विकलांगों के, क्या गरीबी बेरोजगारी आज भी हटी है? नहीं हटी ना। तो न्याय देने में असफल रहता है राज्य कई बार। इसलिए केवल कानूनी वैधता पर्याप्त नहीं, नैतिक वैधता और जन स्वीकार्यता भी जरूरी है। इसी प्रकार बाध्यता, अंध आज्ञा पालन नहीं होना चाहिए। अन्यायी कानूनों के विरुद्ध प्रश्न उठाना भी लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। निष्कर्ष देखिए, वैधिकरण सत्ता को स्वीकारी देता है, स्वीकार्यता और बाध्यता नागरिकों को पालन करने की प्रेरणा देती है। एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था वही है जिसमें शासन केवल बल पर नहीं बल्कि न्याय, सहमति और जनहित और नैतिक औचित्य पर आधारित हो। सरकार माने कि वास्तव में समाज में लोगों को अवसर, न्याय देने के लिए हमने नियम बनाए हैं। यही वैधिकरण और बाध्यता का सार है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी की सवर्ण्य अवज्ञा और सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन कीजिए। भूमिका लिखेंगे सबसे पहले। सवर्ण्य अवज्ञा यानी कि अंग्रेजों का सहयोग हम नहीं करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस, है ना। सत्याग्रह यानी कि सच पे अड़े रहना, चाहे जान क्यों नहीं चले जाए, सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट है। गांधी जी ने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना बल्कि उसे सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित जनजीवन का माध्यम माना। इसी कारण उन्होंने अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष के लिए हिंसा का नहीं बल्कि आत्मबल, नैतिक शक्ति और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह को गांधीवादी राजनीति की केंद्रीय विधियां बताए गए हैं कि गांधी जी जो अपनी राजनीति करते थे ना, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के आसपास ही उनकी राजनीति होती थी। इसका मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है भाई सत्याग्रह का? सत्य पर आग्रह, यानी कि सच पर अड़ जाना। पर गांधी जी के लिए केवल आग्रह या रिक्वेस्ट करना नहीं था बल्कि सत्य और अहिंसा पर आधारित नैतिक संघर्ष था। यानी कि जीत सच की होगी, भले ही शुरू में हार जाए। इसका उद्देश्य विरोधी को नष्ट नहीं करना। मतलब कोई आदमी अगर बुरा है, उसके अंदर कोई बुराई है, तो आदमी बुरा नहीं है, बुराई है उसको दूर करो, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन के माध्यम से सत्य को स्वीकार करवाना था। अब जैसे कि कोई दुश्मन आपका बुरा करता जा रहा है, फिर भी आप उसका रिस्पेक्ट करते, अच्छे से बात करते, एक दिन वो खुद ही पिघल जाएगा, आपके पाँव में पड़ जाएगा, यार तू देवता बंदा है यार, इतने दिन हो गए मैं तेरा बुरा करता रहा, है ना, तेरे से दुर्व्यवहार करता रहा, बुरा सलूक करता रहा, लेकिन तू तो देवता है यार, है ना। तो दिल बदल देना किसी का, ये गांधी जी का एक टेक्निक था। सत्याग्रह में शारीरिक बल की जगह आत्मबल, घृणा की जगह प्रेम और हिंसा की जगह अहिंसा को महत्व दिया जाता है। गांधी जी के अनुसार सच्चा सत्याग्रही अन्याय का विरोध करता है पर विरोधी के प्रति द्वेष नहीं रखता। यानी कि मान लो अंग्रेजों से कोई नफरत थोड़ी था, अंग्रेजों की बुराई से नफरत था। सत्याग्रह के कुछ प्रमुख विशेष हैं जैसे कि अहिंसा, सत्य, आत्म अनुशासन और त्याग, कष्ट सहन और नैतिक साहस। गांधी जी मानते थे सत्याग्रह कमजोरों को हथियार नहीं। अब जैसे कि अब आपको थोड़ा सा मजाक कई बार लगता होगा कि यार कि सामने वाला दिल कैसे पिघलाएं, वो बुरा करता जा रहा है, लेकिन आत्मा के अंदर बल चाहिए। कायर व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। जैसे किसी ने हाथ उठा दिया, गाली निकाल दी आपको, तो आप भी 20 गाली निकालोगे, उससे बड़ी वाली गालियां। तो कायर व्यक्ति जो है उसके बस की बात नहीं है सत्याग्रह करना। ये तो बहुत वीरों और बहादुरों का काम है, नैतिक शक्ति का प्रतीक है। यह जनसंघर्ष को उचित ऊंचा नैतिक आधार देता। सवर्ण्य अवज्ञा का मतलब है किसी अन्यायपूर्ण कानून या आदेश का खुले रूप में अहिंसक ढंग से और नैतिक आधार पर उल्लंघन करना। जैसे कि अंग्रेज कानून बनाते थे, फिर हिंसा नहीं करके, कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा, गांधी जी ने कह दिया भाई कानून तुम्हारा नहीं मानेंगे। गांधी जी ने इसे कानून के प्रति घृणा नहीं माना बल्कि अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध एक उच्च नैतिक विरोध बताया। भाई जो समझ सकता है ना गांधी की सोच, वही समझ सकता, हर किसी की बस की बात नहीं है। गांधी जी ने इसे कानून के प्रति घृणा नहीं माना कि कानून बुरा नहीं है बल्कि अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध एक उच्च नैतिक विरोध बताया। वे मानते थे जब कानून अन्यायी हो जाए तब उसका शांतिपूर्ण उल्लंघन करना
जैसे कि नमक का कानून बनाया था, दांडी मार्च भी फेमस है उनका। तो तब उसका शांतिपूर्ण उल्लंघन करना नागरिक का नैतिक कर्तव्य बन जाता, जब गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सवर्ण अवज्ञा सार्वजनिक, अहिंसक और अंतःकरण प्रेरित कार्य है। यानी कि खुद की आत्मा से आवाज़ आती है कि अब तो अहिंसक हो जाएं, बैठे रहें भूख के प्यास से, क्या पता सामने वाले का दिल ही पिघल जाए। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का संबंध क्या है? गांधी जी के विचार में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का रूप है, अर्थात हर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के अंदर आती है। पर सत्याग्रह केवल कानून तोड़ने तक सीमित नहीं है। सत्याग्रह में असहयोग, यानी कि सहयोग नहीं करना, अदालत में काम करते हो छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, ये सब असहयोग करना उनका, उपवास, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं को एक्सेप्ट नहीं करना, आत्म बलिदान, सेक्रीफाइस कर देना खुद को, ये विधियां शामिल हो सकती हैं सत्याग्रह में। सविनय अवज्ञा विशेष रूप से तब अपनाई जाती है जब राज्य का कोई कानून नैतिक रूप से अन्यायी हो। समझ गए डिफरेंस? मैं तो देखिए, गांधी जी की इन अवधारणाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इन्होंने सामान्य जनता को संघर्ष का नैतिक और अहिंसक मार्ग दिया। नमक सत्याग्रह इसका श्रेष्ठ उदाहरण, मैंने कहा था ना, जहाँ सविनय अवज्ञा जन आंदोलन बन गया था। निष्कर्ष लिखिए, गांधी जी की सविनय अवज्ञा की और सत्याग्रह की अवधारणा राजनीति में नैतिकता, अहिंसा और जनशक्ति का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। सत्याग्रह सत्य और आत्म बल का व्यापक मार्ग है, यानी कि खुद के अंदर बल होगा, सच के साथ खड़े होंगे तभी सत्याग्रह सफल हो सकता है, जबकि सविनय अवज्ञा अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध उसका व्यवहारिक रूप। और यही कारण है कि गांधीवादी चिंतन आज भी न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल, राजनीतिक हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब क्या है? राजनीतिक हिंसा और क्रांति के बीच अंतर बताइए। लगते एक जैसे हैं लेकिन भाई सवाल बन सकता है यहाँ से। देखो, सबसे पहले भूमिका लिखो। राजनीतिक सिद्धांत में जो राजनीतिक हिंसा एक गंभीर और जटिल संकल्पना है, इसमें बहुत सारी बातें, व्यवस्थाएं, कानून, नियम, प्रक्रियाएं होती है, तब जटिल बन जाता है। सामान्य हिंसा से अलग इसका जो संबंध है राजनीतिक हिंसा का, वो शासन, राज्य, नीतियों और या राजनीतिक व्यवस्था से होता है। जब कोई व्यक्ति, समूह या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल, भय, दमन या विनाशकारी साधनों का उपयोग करता है, तब उसे राजनीतिक हिंसा कहा जाता है। इसे आधुनिक राजनीति की एक महत्वपूर्ण समस्या माना गया और वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि राजनीतिक जो क्रांति है वो राजनीतिक हिंसा का एक विशेष रूप हो सकती है। क्रांति का मतलब सरकार सुधर ही नहीं रही है, आपने धरना प्रदर्शन सब कर लिया तो क्रांति होगी, फिर रेवोल्यूशन होगा और सत्ता पलटेगी। तो इस तरह से राजनीतिक हिंसा का मतलब क्या होगा? भाई राजनीतिक असंतोष व्यक्त करने, जैसे कोई गलत कानून सरकार ने बनाया तो विरोध कर रहे हो, शासन को चुनौती दे रहे हो, नीतियों को बदलवा रहे हो, या सत्ता संबंधों को प्रभावित करने के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग, ये राजनीतिक हिंसा का मतलब होता है। यह केवल राज्य विरोधी समूह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार राज्य भी दमन, बल प्रयोग, दंडात्मक कार्रवाई या आतंक के माध्यम से राजनीतिक हिंसा कर सकता है। राज्य मतलब कोई भी देश है ना, मतलब कई बार सैनिक अधिकारी अगर बैठ जाते हैं, जैसे कर्नल बैठ गया किसी देश की गद्दी पर, तब वो आतंक का सहारा ले सकता है, मरवा सकता है, कुचला सकता है, लोगों को खून बहा सकता है। इस दृष्टि से राजनीतिक हिंसा का जो उद्देश्य सामान्य अपराध की तरह निजी लाभ लेना नहीं, बल्कि राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना भी होता है। राजनीतिक हिंसा के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि दंगे, विद्रोह, आतंकवादी हमले, राज्य दमन, हत्या, सशस्त्र संघर्ष, तख्ता पलट। अब जैसे कि जो पश्चिमी एशिया के देश है जैसे कि ईरान है ना, ये सब क्या रखते हैं? ये प्रॉक्सी वार लड़ते हैं, मतलब अपने यहाँ पे आतंकवादी जो संगठन है उनको कहीं ना कहीं पनाह देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, वो राजनीतिक संघर्ष करवाते ही हैं, है ना, भारत में भेजते हैं। इसलिए एक व्यापक संकल्पना है जिसमें अलग अलग स्तर और रूप शामिल होते हैं। क्रांति का मतलब क्या है? राजनीतिक व्यवस्था, शासन संरचना और कई बार सामाजिक आर्थिक ढांचे में गहरा, तीव्र और मूलभूत परिवर्तन है क्रांति। यानी कि अधिकार बदल दिए, कर्तव्य बदल दिए गए, लोग मार दिए गए। क्रांति में बहुत कुछ बदल जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वकोश क्रांति को राजनीतिक व्यवस्था में गहरे और तेज परिवर्तन के रूप में देखता है। इसे सरकार और उससे जुड़ी संरचनाओं में बड़े और प्राय अचानक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अंतर क्या है भाई? दोनों एक जैसे लग रहे हैं। राजनीतिक हिंसा व्यापक संकल्पना है, बहुत इसके अंदर विचार हैं, जबकि क्रांति उसका एक विशिष्ट रूप है। यानी कि क्रांति जो है
वो अंत में होती है। पहले राजनीतिक हिंसा होगी। हर क्रांति में राजनीतिक संघर्ष का तत्व जरूर होता है, पर हर राजनीतिक हिंसा क्रांति नहीं बन पाती। दूसरा, राजनीतिक हिंसा का उद्देश्य कभी कभी केवल दबाव बनाना है, भय पैदा करना, सरकारों में किसी नीति का विरोध करना है, पर क्रांति का उद्देश्य सामान्यतः व्यवस्था परिवर्तन से। अब किसान आंदोलन था, बैठे हुए हैं हाईवे को रोक करके, वो राजनीतिक हिंसा थी। सरकार पे दबाव बनाना ताकि कृषि के कानून जो हैं वो वापस से लिए जाएं, लेकिन क्रांति थोड़ी बनी वो। क्रांति में तो बहुत मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर आते हैं और व्यवस्था परिवर्तन के कारण। तीसरा, राजनीतिक हिंसा सीमित होती है, असंगठित होती है, अल्पकालिक भी हो सकती है थोड़े समय के लिए, जबकि जो क्रांति होती है वो पूरे देश में फैलती है, गहरी होती है, संरचनात्मक होती है। आगे देखिए आप, चौथा जो है, राजनीतिक हिंसा में जन भागीदारी आवश्यक नहीं है क्रांति में, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग, शिक्षित लोग सब जुड़ जाते हैं। बड़े स्तर पे सामूहिक परिवर्तन शामिल होता है किसमें? क्रांति में। निष्कर्ष लिख सकते हैं माय डियर, अतः राजनीतिक हिंसा वह हिंसक राजनीतिक क्रिया है जिसका लक्ष्य जो है सत्ता या नीति को प्रभावित करना होता है, जबकि क्रांति उस प्रक्रिया का गहरा और व्यापक रूप है जो पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को बदल देना चाहती है। इसलिए दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है कि क्रांति और राजनीतिक हिंसा का एक विशेष और अधिक परिवर्तनकारी रूप है। ये जो क्रांति होती है ना वो राजनीतिक हिंसा का एक रूप है। ठीक है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, गेट को बंद करते यार, एक सेकेंड। चलो 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फिर अपन इस वीडियो को एंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अब कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहसों पर टिप्पणी करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों इस सवाल को तो आपको कम से कम 3-4 बार रट के ही जाना है। वेलफेयर स्टेट पे कंटेम्प्रेरी डिबेट्स जो हैं उनके बारे में बताना आपको, है ना। लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए और किस तरह का है। तो कल्याणकारी राज्य है क्या वो बता दो। भूमिका में एक अच्छा सोच है कि हम भूमिका लिखते हैं, उसमें अपन डेफिनेशन बताते हैं। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर की समानता के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। मतलब जीवन के प्रत्येक पहलू में राज्य कितना काम आता है यार। जन्म लेते हैं तब भी सरकारी अस्पताल में पैदा हुए, सरकार ने बहुत हेल्प किया ना हमारा। टीके लगे हमारे, इतने महंगे महंगे टीके लगे, फिर थोड़े से बड़े सरकारी स्कूल में चले गए, फिर सरकारी कॉलेज में चले गए, फिर सरकारी नौकरी कर ली, है ना, फिर पेंशन आ गए, सरकार पेंशन भी दे रही है। और जब अंत समय निकट आता है, अब डेथ हो जाती है, तब सरकारी एम्बुलेंस आती है। राज्य क्या नहीं करता दोस्तों, एक माँ की तरह है राज्य तो, है ना। इसे एक सकारात्मक, लोकतांत्रिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित राज्य के रूप में समझाया गया है। आज के समय में कल्याणकारी राज्य पर नई बहसें इसलिए तेज हुई क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं यार जो MNCs हैं, बड़े बड़े देशों में व्यापार करती हैं, उन कंपनियों ने राज्य की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं दबाव डाला है, बाजारवाद बढ़ा है मार्केट में। यार जिसके पास में पैसा होगा ना, वास्तव में वही प्रभाव डाल पाएगा, और सरकारें उसी के हिसाब से। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो औद्योगिक घराने हैं, सरकार को पैसा चाहिए रैली करने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में, और बदले के अंदर सरकार जो कह देती है हम आपके अनुसार ही पॉलिसी कानून बनाएंगे, टेंशन क्यों करते हो। तो ये बहस चल रही है भाई। असमानता बढ़ी है और सामाजिक न्याय के प्रश्नों ने इस भूमिका को फिर से केंद्र में ला दिया कि कल्याणकारी राज्य जो है उसकी वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य के पक्ष में समकालीन तर्क देखिए, आज के टाइम के आधुनिक तर्क देखिए। कंटेम्प्रेरी या समकालीन मतलब आधुनिक। समर्थकों का कहना है कि आधुनिक समाज में केवल बाजार पर निर्भर रहना न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। केवल बाजार पर निर्भर है, हमारे पास टैलेंट है, वो है, संसाधन है, मशीन है, हम कमा लेंगे, ये नहीं। यदि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, बेरोजगारी सहायता और सामाजिक सुरक्षा न दे तो गरीब, बुजुर्ग, श्रमिक, महिलाएं, वंचित वर्ग पीछे छूट जाएंगे। इस दृष्टि से कल्याणकारी राज्य सकारात्मक स्वतंत्रता और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। देखो सकारात्मक स्वतंत्रता में समझा चुका ना, तो आपको पॉजिटिव लिबर्टी समझाया मैंने कि देखो आपके पास में अवसर भी उपलब्ध होंगे राज्य की तरफ से। समकालीन बहसों में ये कहा जाता है कि केवल औपचारिक अधिकार पर्याप्त नहीं है देने,
लोगों के पास उन्हें उपयोग करने की वास्तविक क्षमता भी तो होनी चाहिए। अधिकार दे दिए बतेरे टाइप के, लेकिन गरीब लोग हैं दोस्तों, यूज नहीं कर पाते बेचारे। यही कारण है कि सामाजिक न्यूनतम मानवीय गरिमा और क्षमताओं के विकास को आज कल्याणकारी राज्य के पक्ष में मजबूत तर्क माना गया है कि सरकार ऐसा तो कुछ न्यूनतम सेवा दे, लाभ दे, जिससे कि इंसान की सेल्फ स्टीम बढ़े, उसकी जो क्वालिटी लाइफ है वो चलने लग जाए। कल्याणकारी राज्य की जो आलोचना है वो देखते हैं थोड़ा। इसके विरोधी जो आलोचक हैं कल्याणकारी राज्य के, वो क्या कहते हैं। विशेषकर नव उदारवादी और स्वतंत्रवादी का तर्क है कि अत्यधिक कल्याणकारी नीतियां, जैसे कि सरकार है वो स्वास्थ्य से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित नीतियां बनाती है, राज्य के आकार को बढ़ाती हैं, करों का बोझ बढ़ाती है। अरे कितने तरह के कर हैं यार, गाड़ी खरीदते हैं 4 पहिए की, उस पर भी टैक्स देते हैं अपन, और टोल प्लाजा से गुजरते हैं तब भी टैक्स देते हैं। भाई टैक्स देते ही रह जाते हैं। निर्भरता की मानसिकता पैदा करते कि राज्य पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं अपन, और आर्थिक वृद्धि को धीमा कर देती है। अत्यधिक नौकरशाही, यानी कि सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कठोर नियम अपना लेते हैं काफ़ी बार जनता के लिए। खर्च में वृद्धि, श्रम बाजार की कठोरता, यानी कि कभी भी कंपनी के मालिक का मन हुआ लात मार के भगा दिया कर्मचारियों को, निकलो। तो क्या है, श्रम बाजार की कठोरता है। और दीर्घकालीन वित्तीय संकट कल्याणकारी राज्य की समस्याएं हैं। तो लंबे, जैसे कि कोरोना के अंदर भी भारत को हमने महसूस किया कि राज्य के, अब देश के अंदर अब फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लग सकती है, लेकिन थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट कि मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि नहीं लगा। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति की स्वावलंबन क्षमता, निजी पहल और मुक्त बाजार को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आज की मुख्य बहस देख लो, समकालीन चर्चा अब केवल कल्याणकारी राज्य हो या न हो तक सीमित नहीं है, बल्कि आज सवाल जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि कल्याण को किस प्रकार से दिया जाए लोगों को, क्या लाभ सार्वभौमिक हो या लक्षित, यानी कि समाज में जैसे कि विधवाओं के लिए अच्छा करना या सभी के लिए, ये टारगेट करके ही क्या भला करें या फिर सभी का भला हो। क्या नगद हस्तांतरण बेहतर, यानी कि डायरेक्ट कैश डाल दिया खाते के अंदर, या सार्वजनिक सेवाओं दे के हम कर सकते हैं भला। क्या राज्य का काम केवल न्यूनतम सुरक्षा देना है या व्यापक सामाजिक समानता स्थापित भी करनी है। इसी संदर्भ में जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने यह प्रश्न उठाया कि केवल कल्याण राज्य पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह गहरी आर्थिक और राजनीतिक असमानता को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाता है। निष्कर्ष लिखिए, समकालीन बहसों का सार है कि कल्याणकारी राज्य आज भी आवश्यक है, पर उसे अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ, उत्तरदायी और सक्षम बनाना होगा। न तो पूर्ण बाजार निर्भरता समाधान है और न ही असीमित राज्य हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट सवाल है भाई। व्हाट इज लिबर्टेरियनिज्म, स्वतंत्रतावाद का क्या है, इसके राजनीतिक सिद्धांतों की भी चर्चा करें। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है यार बोलने में, 1-2 शब्द इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं ना लगातार बोल ही रहा हूँ मैं। तो स्वतंत्रतावाद है क्या और इसके राजनीतिक सिद्धांत क्या, वो बता दो आप। भूमिका लिख दो हर बार की तरह, ताकि नंबर अपन ला सकें अच्छे खासे। तो स्वतंत्रतावाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसका मूल विश्वास है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च राजनीतिक मूल्य है और राज्य का हस्तक्षेप यथासंभव सीमित होना चाहिए, यानी कि राज्य व्यक्ति की लाइफ में बार बार न घुसे। व्यापक राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रतावाद को एक ऐसी विचारधारा माना जाता है जो व्यक्ति की लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करें, निजी स्वामित्व यानी कि खुद के भी अधिकार हों व्यक्ति के, और सीमित शासन पर जोर देती है। राज्य का काम इतना हो कि वो रक्षा करे, आक्रमणों से ज़्यादा न घुसे उसकी लाइफ में। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी है, उसे अपने विचार, जीवन शैली, श्रम, कहाँ पर काम करेगा, किस कंपनी में काम करेगा, कितने टाइम तक, ये व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा। संपत्ति और चुनाव पर अधिकतम नियंत्रण होना चाहिए। किसी चुनाव में किस पार्टी को वोट देगा ये व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा, बशर्ते, मतलब शर्त यह है कि वह दूसरों के सम्मान, स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। यानी कि आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करें। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य या समाज को किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए दबाव नहीं डालना चाहिए कि उससे सामूहिक भलाई होगी। तो स्वतंत्रता का उल्लंघन मत करो दूसरों का, बाकी आप स्वतंत्र तो, यानी बल प्रयोग तभी उचित है राज्य के द्वारा जब किसी के अधिकारों की रक्षा करनी हो या किसी को अन्याय से रोका जाना हो। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इस विचारधारा का पहला आधार है व्यक्तिवाद, यानी कि जो स्वतंत्रतावादी हैं वो मानते हैं कि राज्य या समुदाय से पहले आता है। जो व्यक्ति है ना,
वो राज्य से पहले और कम्युनिटी समाज से पहले आता है। इसलिए राजनीति का काम व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा आधार है न्यूनतम राज्य। राज्य का जो कार्य मुख्यतः सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अनुबंधों यानी कि जैसे आपने कोई व्यापारिक अनुबंध कर लिया किसी से, और बाहरी आक्रमण से बचाव तक सीमित होना चाहिए। तीसरा आधार है निजी संपत्ति का अधिकार। जो स्वतंत्रतावादी हैं, व्यक्ति को अपने श्रम के फल और संपत्ति पर मजबूत अधिकार होना चाहिए। मतलब आप जो मेहनत करते हैं उसका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। चौथा आधार है स्वैच्छिक संबंध। समाज में आदान प्रदान, बाजार संगठन और अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं किसी के साथ में, व्यापारिक संबंध अधिक से अधिक स्वेच्छा पर आधारित होने चाहिए, न कि सरकारी दबाव के आधार पर आप आदान प्रदान करें, बाजार में व्यापारी गतिविधियां करें। राज्य और कल्याण पर दृष्टि। स्वतंत्रतावाद कल्याणकारी राज्य ऊंचे कर यानी कि बड़े बड़े टैक्स, भारी टैक्स, व्यापक पुनः वितरण और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण की आलोचना करता है। उनका तर्क है कि जब राज्य लोगों की आय पर अधिक टैक्स लगाता है, उसे बांटता है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार में दखल देता है। इसलिए जो स्वतंत्रतावादी हैं वो मुक्त बाजार यानी कि सरकार का हस्तक्षेप ना हो, मार्केट के अंदर इंटरफेयर ना हो, बाजार को उसके प्राकृतिक सिद्धांत यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर मार्केट चले, ये मुक्त बाजार कहलाता है। सीमित कराधान यानी कि टैक्स हैं वो भी कम से कम हो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को महत्व देता है। आलोचनात्मक दृष्टि देखिए, स्वतंत्रतावाद की जो कमियां हैं, कमजोरियां, वो क्या है। इस विचारधारा की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और राज्य सत्ता की सीमाओं पर बल देती है, यानी कि राज्य नहीं दबाएगा, राज्य सीमित होगा। पर इसकी आलोचना ये कह के की जाती है कि अत्यधिक सीमित राज्य सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ा सकता है, यानी कि कुछ लोग हैं वो स्वतंत्रता के नाम पर गरीबों को हक मार सकते हैं। गरीब, कमजोर, वंचित वर्गों की आवश्यकता की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि स्वतंत्रता के साथ कुछ सामाजिक न्याय भी जरूरी है, राज्य का हस्तक्षेप भी जरूरी है। निष्कर्ष में लिख सकते हो आप, यह राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित राज्य, निजी संपत्ति और स्वैच्छिक व्यवस्था को सबसे अधिक महत्व देता है। अब आप लिख सकते हो उदारवादी परंपरा का एक अधिक तीखा रूप है ये स्वतंत्रतावाद, जो राज्य की शक्ति पर कठोर नियंत्रण लगाना चाहता है। देखो उदारवाद में भी तो हम यही चर्चा करते हैं कि राज्य की भूमिका कैसी हो, लिमिटेड हो, सीमित हो, और उसी शब्दों को और तीखा रूप में कहते हैं ये स्वतंत्रतावादी। फिर भी इसकी सीमाएं हमें ये समझाती हैं कि राजनीति में स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों के बीच में संतुलन आवश्यक है। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे। गैस पेपर बनाऊंगा यार मैं जल्दी, सेट नंबर 2, ये सेट नंबर 1 था। तो आई होप आपने पसंद किया होगा। कैसा लगा आपको, कैसा लगा यहाँ पढ़ करके ज़रूर से कमेंट करना है। कुछ वैल्यूबल सजेशन देना है ना, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बेफिक्र होकर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है, वो भी मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया। और इस PDF को बाय करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप अपना OBBIT स्टडी के नाम से, वहाँ आप एडमिन को मैसेज करके ये बाय कर सकते हैं PDF, ठीक है। और इससे पहले भी वीडियो बनाया था, वो भी देख लेना आप। वो आपका दिसंबर 2025 का PYQ था ना, सॉल्यूशन वीडियो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।